हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, IIT, JEE नीट, SSC बैंक, रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन, बुक कोड 165 का। आज इस वीडियो में हम मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पेपर 4 को डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, पेपर 3 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। CBSE का जो सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यदि इन सैंपल पेपर्स के वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई-बुक्स की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। सो आप स्पेशल बुकलेट लाइक सैंपल पेपर्स, MCQs या किसी भी सब्जेक्ट के वीडियोस, लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हो बुक्स, ई-बुक्स के फॉर्मेट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया हम पेपर 4 को डिस्कस करेंगे। सो यदि चाहते हो कि 50 में से 50 मार्क्स आपको मिले, राइट, तो आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, वो पेपर पैटर्न आपको पता चलेगा, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे MCQs बन रहे हैं, कैसे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है, किस तरीके से वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स आपसे पूछे गए, क्योंकि हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ओके, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है विद इट्स वन शॉट NCERT सॉल्यूशंस जो आपके हैं, असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, MCQs, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड विद द प्रैक्टिकल्स। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि यदि आप इन सैंपल पेपर्स की बुक को एक्सेस करना चाहते हो या ई-बुक को एक्सेस करना चाहते हो, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको सैंपल पेपर सॉल्यूशंस हर सब्जेक्ट का, जैसे कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन शो हो रहा है, वैसे हर सब्जेक्ट के आप सैंपल पेपर की बुकलेट को भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हमें क्या पढ़ना होता है? जब भी पेपर आपके हाथ में आता है तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी होती है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे मत पहुंच जाना, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। अभी तक जितने भी सैंपल पेपर्स हमने देखे सभी में इंस्ट्रक्शन सेम थी, यही सेम इंस्ट्रक्शंस आपको अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी मिलेगी। ओके, सो जो इंस्ट्रक्शंस मैं बताने वाली हूँ यही सेम इंस्ट्रक्शंस मिलेगी। और अब तो होप आप सभी को इंस्ट्रक्शंस याद हो गई होंगी, क्योंकि हम इतने सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको 2 आवर्स मिलेगा ओके अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए। 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 50 में से 50 नंबर लेकर आने हैं ना। तो हम ऐसे बहुत सारे सैंपल पेपर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है, आपका जो पेपर पैटर्न है, हो सकता है कि 100% इसी में से ही बनना है। तो सारे सैंपल पेपर्स को बहुत अच्छे से कर लेना। फाइन, इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे टोटल 5 सेक्शंस, दैट इज A to E। अब ध्यान रखो, अभी तक जो एग्जाम हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम 10th क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन के, उसमें नेचुरली जितने भी सेक्शंस पूछे जाते थे वो A से D तक या C तक ही होते थे। इस बार से सेक्शन E ऐड किया गया है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। फाइन, ये 2 नई चीजें हैं जो इस बार से ऐड की गई हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में। सो सेक्शन A से E आपको 5 सेक्शन मिलना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस करना आपको कंपलसरी है। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% इज प्रोवाइडेड, और जो इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको 30% मिलेगी। मतलब आपको अपने पेपर में टोटल मिलेंगे 26 क्वेश्चंस, और 26 पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और इन क्वेश्चंस में ही आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, राइट, और करके। फाइन, और वो चॉइस भी आपकी 30% होना है। अब सेक्शंस पे आ जाते हैं। सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के अकॉर्डिंग होगा। मतलब आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे सेक्शन ए में MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसे आप कहते हो। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस पर आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करके आना है। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसमें 10 क्वेश्चन तो MCQ होंगे, लेकिन 11-12 वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो असर्शन रीजन बेस्ड रहेगा। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी हैज 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 2 मार्क हर एक क्वेश्चन के लिए अलॉट किया गया है। मतलब कि सेक्शन ए 1 मार्क का होगा, सेक्शन बी 2 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। फाइन, अब यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब कि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 4-5 लाइंस में आंसर लिखकर आना है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? जनरली 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, आपके 2-3 मार्क्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, डेफिनेशन हो जाता है, साथ ही आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज 2-3 एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है,
फीचर्स लिखना है, कुछ कोड लिखा है तो उसका आउटपुट बताना है, आउटपुट दिया हुआ है तो इसके लिए करेक्ट कोड क्या होगा, लाइक दिस। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 2 और 3 मार्क्स में बनेंगे, क्योंकि सेक्शन सी अब जो हम देखने वाले हैं वो है 3 मार्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉरी 4 मार्क के अकॉर्डिंग। सेक्शन सी 4 मार्क के 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ 3 मार्क के अकॉर्डिंग, है ना, 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क के अकॉर्डिंग, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप समझते हो ना आप सभी, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है, जैसे हमने HTML का प्रैक्टिकल देखा, राइट, तो HTML का प्रैक्टिकल देखा तो आपको कुछ कंडीशन या क्राइटेरिया दिया रहेगा तो आपको HTML कोड लिखना रहेगा, HTML कोड दिया है तो उसको CSS में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा कि इसको हम CSS में कैस्केडिंग स्टाइल शीट बनाएंगे तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बनेंगे, पूछे जाएंगे 3 मार्क्स में। नाउ सेक्शन डी हैज 1 लॉन्ग आंसर, सेक्शन डी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ चॉइस मिलेगी आपको इस एक क्वेश्चन में, और में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कैरिंग 4 मार्क। तो सेक्शन डी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी आपको लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग लिखना है जो कि 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई हैज 2 सोर्स बेस्ड, सेक्शन ई में आपको केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे कैरिंग 4 मार्क ईच, मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सेक्शन ई जैसा कि बताया मैंने इस बार से ऐड किया है, तो पैसेज बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे, यहाँ भी चॉइस रहेगा 5 में से 4 ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड रहेंगे, या फिर कुछ कंडीशन या कोई केस दे दिया तो केस स्टडी करके आपको पढ़ के उसके आंसर्स करने होंगे, लाइक दिस। इस तरीके का ये सेक्शन ई रखा गया है, ठीक है। सो होप आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आ गई। क्या समझाया मैंने, सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी आपका रहेगा, सेक्शन बी जो रहेगा वो रहेगा आपका कैसा, यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी 2 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सेक्शन सी में आपको 3 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे जो कि 4 मार्क के अकॉर्डिंग रहेंगे। एक ही लॉन्ग आंसर आपसे पूछा गया है जो हम देखेंगे किस चैप्टर का हो सकता है, ठीक है, और में पूछा जाएगा। जनरली ये HTML बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ई जो इस बार से ऐड किया है, यहां पर आपको 4 मार्क का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये आपका रहेगा केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, या फिर हम पैसेज बेस्ड बोल सकते हैं, या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ओके, सो कुल मिला के ये पेपर पैटर्न आपका होने वाला है। टोटल जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो मिलेंगे 26, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इन पूरे 26 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करके आना है और पूरे 50 में से 50 मार्क्स लेकर आना है। सो सेक्शन ए से स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सैंपल पेपर का विद दी MCQ। सो करते हैं श्री गणेश, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट, जिम्प, मोजिला फायरफॉक्स, GNU और लिनक्स, पाइथन एक्सेट्रा, इन सभी के नाम सुने ना हमने, फायरफॉक्स, मोजिला, GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये किसके अंडर आते हैं? ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं इसको हम किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स में रखते हैं? पहला ऑप्शन है फ्रीवेयर, सेकंड फॉस, थर्ड है शेयरवेयर और फोर्थ है प्रोप्राइटरी। सो यहाँ पर ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन आपका साइबर एथिक्स वाला जो चैप्टर है उसका है। उसमें हमने सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स पढ़े थे, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फॉस सॉफ्टवेयर, दैट इज शेयरवेयर, फ्रीवेयर, है ना, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे। सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए, ये एग्जाम्पल किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स के हैं उनका आपको नाम बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फॉस, दैट इज, जल्दी से इसका फुल फॉर्म बता दो, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। क्या है इसका फुल फॉर्म? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वाई, इसे क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर्स फ्री एंड ओपन सोर्स हैं? जस्ट बिकॉज इन सभी सॉफ्टवेयर्स के, जिनके नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर्स के सोर्स कोड अवेलेबल है। मतलब जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर्स डिजाइन किए गए हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आपको मिल जाता है फ्रीली, है ना, सभी को ओपनली एक्सेस करने को मिलता है। तो इसी टाइप के सॉफ्टवेयर्स को हम फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकता है, फ्रीली शेयर कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब सभी तरीके के राइट्स यूजर के पास होते हैं। ओके, इन सारे सॉफ्टवेयर्स को आपको परचेज करने की, लाइसेंस लेने की नीड नहीं होती है। सो कुल मिला के ये किसके एग्जाम्पल से? आपके फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर? बी, दैट इज फॉल्स। समझ में आया? अब फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रोप्राइटरी क्यों नहीं है वो भी जान ले। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा जाए। कैसे? यहाँ पे फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरी के एग्जाम्पल दे दे और सेम क्वेश्चंस रिपीट कर दें,
तो फिर क्या करके आओगे, इसलिए ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रोप्राइटरी क्या होता है ये भी हमारा यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर तो पहले देख ले फॉल्स है, फाइन। अब फ्रीवेयर और शेयरवेयर ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है ये एक तरीके के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। फ्रीवेयर, शेयरवेयर एक तरीके से हम देखा जाए तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो पहले हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर समझ लें। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जस्ट फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ऑपोजिट होता है। यहाँ पर यूजर को सॉफ्टवेयर परचेज करने की नीड होती है, ठीक है, बाकायदा ऑनर से, ठीक है, उसी ऑनर के पास राइट होते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किस यूजर्स को दे सकता है, उसका लाइसेंस की आपको लेना होता है, तब आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं और ना ही इसका सोर्स कोड आपको मिलता है, सोर्स कोड भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप उसे यूज करो जस्ट। आप उसको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हो बिना ओनर के परमिशन के। सो ये हो गया प्रोप्राइटरी, जो जस्ट फ्री ओपन सोर्स का ऑपोजिट है, ये समझ लो। ओके, अब फ्रीवेयर, शेयरवेयर, प्रोप्राइटरी कैसे हुए, सो इसको ध्यान से समझो। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं, फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन इनका भी सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। जब सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ पर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को आप फ्रीली एक्सेस तो कर सकते हो, कॉपी डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, लेकिन इसके सोर्स कोड में चेंजेस नहीं कर सकते हो। अब शेयरवेयर की बात करें तो शेयरवेयर कैसे, शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बेसिकली आपको ट्रायल पीरियड के लिए एक ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर का प्रोवाइड किया जाता है कि आप पहले सॉफ्टवेयर को यूज करके देखो कुछ 2 दिन 8 दिन के लिए, यदि आपको वो सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो आप उसे फिर परचेज करो। समझ में आया? और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का भी सोर्स कोड आपको नहीं मिलता है। फाइन, सो यही बेसिक डिफरेंस है सॉफ्टवेयर्स में। तो साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में हमने इन सारे सॉफ्टवेयर्स को डिटेल में पढ़ा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट से भी आप एक्सेस कर सकते हो, साथ ही magnetbrains.com वेबसाइट से भी आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, सो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is an example of a search engine? सर्च इंजन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? अब क्वेश्चन ऐसा पूछा है, क्वेश्चन आपसे ये उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है, और ऑप्शंस चेंज कर देंगे। सो बात मेरी समझ में आ रही कि इस क्वेश्चन के आने के दोनों तरीके से चांसेस हैं, इज एन एग्जाम्पल और इज नॉट एन एग्जाम्पल। बस ऑप्शंस आपके यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से सर्च इंजन आपको मिलते हैं। सो सबसे कॉमन सर्च इंजन गूगल, हम सभी गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल बाबा जिंदाबाद, तो किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है हमें, राइट। जो चीज़ कहीं आपको समझ नहीं आ रही तो आप जल्दी से गूगल पे सर्च कर लेते हो। तो गूगल इज व्हाट, गूगल इज अ सर्च इंजन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। गूगल के अलावा भी बहुत से सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। सो गूगल अकेला नहीं होता है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि गूगल के अलावा भी कौन सा सर्च इंजन यहाँ पर अवेलेबल है। www.bing.com, www.rediffmail.com, www.flipkart.com, twitter.com। सो यहाँ पर देखो ट्विटर तो बिल्कुल नहीं है, सोशल मीडिया ऐप में आ जाता है। रेडिफमेल ये भी नहीं है, जीमेल जैसा होता है बिल्कुल, यहाँ पे आप अपने ईमेल अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर लेते हो, वेबसाइट का नाम है। flipkart.com ये भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो शॉपिंग ऐप है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है। यदि आपने नाम नहीं सुने हो तो समझ लो रेडिफमेल, जहां पे आप अपने ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे जीमेल में क्रिएट करते हो बिल्कुल वैसे ही। ओके, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, twitter.com आपकी सोशल मीडिया ऐप है, राइट। अब यहाँ पर देखो bing.com बचा हुआ है। सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, जस्ट बिकॉज याहू ने आपको ये सर्च इंजन प्रोवाइड किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, सॉरी, है ना। समझ में आई मेरी बात, माइक्रोसॉफ्ट ने। सो ए इज द करेक्ट आंसर, www.bing.com। गूगल ने आपको गूगल सर्च इंजन प्रोवाइड किया, इस तरीके से दिखता है ना, कुछ भी सर्च करना होता है तो जनरली आप यहाँ लिख देते हो, भाई लिख दो यहाँ पे आपकी सर्च, और फटाफट आपको गूगल जो सर्च इंजन है वो सर्च करके आपको रिटर्न करता है रिजल्ट। सो इसी तरीके से याहू, mail.com, bing.com, गूगल का जो सर्च इंजन होता है वो सब क्या है, ये सभी आपको सर्च इंजन है जो सर्चिंग की फैसिलिटी देते हैं, जिसके थ्रू आप नेट सर्फिंग कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। फाइन, क्लियर हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, थर्ड, एन ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। ईमेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? ईमेल एड्रेस के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, ठीक है। 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, सिंगल पार्ट या 3 पार्ट। तो अब ईमेल एड्रेस तो सभी को अच्छे से पता है, सभी स्टूडेंट्स के ईमेल अकाउंट होंगे, होप है भी ऑब्वियस, राइट। तो अब यहाँ पे क्या देखते हो आप कि ईमेल एड्रेस में एक ही साइन यूज किया जाता है, @ किया जाता है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं @. फाइन,
अब इसके प्रीवियसली और इसके आफ्टर आपको क्या दिखता है? एट द रेट के बिफोर आपको क्या दिखता है और एट द रेट के आफ्टर आपको क्या दिखता है? एट द रेट के बिफोर तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हो ऑब्वियस, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एट द रेट के बाद उस वेबसाइट का नाम जहां पर आपने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है, जैसे कि जीमेल, रेडिफमेल, याहू मेल, राइट। सो सपोज हमने जीमेल में क्रिएट किया है तो यहाँ पे gmail.com। सो यहाँ पे देखो ये एट द रेट से ना ये पहला पार्ट होता है और एट द रेट के बाद ये दूसरा पार्ट होता है। सो किसी भी ईमेल अकाउंट के, किसी भी ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। पहला तो इसके हम कहते हैं यूजर नेम। क्या कहते हैं इसे हम? यूजर नेम। कि पहला होता है यूजर नेम और दूसरा होता है वेबसाइट का नाम या फिर डोमेन नेम जहां पर आपने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। फिलहाल हम इसे वेबसाइट नेम से जान लेते हैं ताकि आपको मोर इजीली हो जाए। अब यहाँ देखो यूजर नेम और वेबसाइट नेम ये दोनों जो है किससे सेपरेट होते हैं? ये सेपरेट होते हैं एट द रेट सिंबल से। सो कितने पार्ट हो गए किसी भी ईमेल अकाउंट के? दो पार्ट हो गए भाई, यूजर नेम और उस वेबसाइट का नेम जहां पर आपने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2 पार्ट्स। तो किसी भी ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। 4, 3 सिंगल, इसको सिंगल पार्ट भी नहीं कहते हैं, एट द रेट से सिमिलर होता है, ना कि इसे एट द रेट को 3 पार्ट में आप इंक्लूड करोगे। 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है कोई भी ईमेल एड्रेस और एट द रेट से सेपरेट होता है, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ इस पर बेस्ड एमसीक्यू अलग अलग तरीके से बनता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपसे ईमेल एड्रेस किस पर्टिकुलर सिंबल साइन से सेपरेट होता है? एट द रेट, डॉलर, हैश, तो आपको बताना होना चाहिए कि एट द रेट से होता है। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो ये चीज होप आपको क्लियर होगी। एट द रेट के लेफ्ट वाला साइड क्या कहलाता है? यूजर का नाम कहलाता है, जो वेरी करता है, हर एक यूजर का यूनिक होता है। अब ये ईमेल अकाउंट भी हर एक यूजर का यूनिक होता है, यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। सो जो मैंने वर्ड्स कहे हैं ईमेल एड्रेस से रिलेटेड, इन सभी पर बेस्ड एमसीक्यू ईमेल से बनता है। फाइन, नेक्स्ट। एफटीपी इज रेफर्ड टू एज, एफटीपी को क्या कहते हैं हम? एफटीपी का क्या मतलब होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है बेसिकली? तो इसके फुल फॉर्म में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। एफटीपी दैट इज फोर्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पार्टीशन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी यदि आपने सुना हो, वैसे तो मैंने बहुत बार बताया है, जनरली इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है एफटीपी पर प्रैक्टिकल के साथ, है ना। तो एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है। पहली बात तो हमें यहीं क्लियर हो गई कि एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है। अब कौन सा प्रोटोकॉल होता है? फोर्स ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसपोर्ट। तो ये देखो प्रोटोकॉल होता है तो सी वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, है ना। फोर्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये बिल्कुल नहीं है। एफटीपी एक फाइल को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है? फाइल का। मतलब जब इंटरनेट पे आपका सिस्टम कनेक्टेड होता है और आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फाइल को ट्रांसफर करना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल या कोई सी भी फाइल को ट्रांसफर करना है, तो हम एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। मतलब बेसिकली वहां पर एफटीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होगा या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा? सो करेक्ट आंसर होगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भूलना मत, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एफटीपी मतलब फाइल को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक एफटीपी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ भी पूछे ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है ये तो हमें अच्छे से क्लियर है ही कि प्रोटोकॉल क्या हो गए, वो सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो इंटरनेट पे फॉलो किए जाते हैं। मतलब इंटरनेट पर दो कंप्यूटर सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा, रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। और जो मेन प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से ही कम्युनिकेशन होता है वो होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक, इंटरनेट पे जितने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्लाइंट सिस्टम सर्वर सिस्टम से जो कम्युनिकेट कर पा रहा है, सर्वर से जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट तक मिल रही है, क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट शेयर कर रहा है ब्राउजर की मदद से, वो सभी किसकी मदद से हो रहे हैं? कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क करता है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ऐसी फाइल को यदि ट्रांसफर करना होता है तो एफटीपी प्रोटोकॉल होता है। ईमेल को यदि ट्रांसफर करना है तो एसएमटीपी होता है। रिसीवर यदि उसी ईमेल को रिसीव करना है तो पीओपी प्रोटोकॉल यूज होता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया? अब ये प्रोटोकॉल की कहानी निकली थी, तो ये जो प्रोटोकॉल्स मैंने बताए इस पर बेस्ड एमसीक्यू 110% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स उठा के देख लेना, आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट प्रोटोकॉल। ओके,
अब बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, पढ़ने बैठेंगे तो हमारा ये लेक्चर कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में जो प्रोटोकॉल्स का यूज किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हमने समझा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेब एड्रेस ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया इज। इंडिया का जो नेशनल पोर्टल है उसका वेब एड्रेस क्या है? नेशनल पोर्टल समझते हो ना, वेबसाइट, किस नाम से मिलेगी आपको नेशनल पोर्टल वाली वेबसाइट इंडिया की? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। india.gov.in, goi.gov.in, ncrt.nic.in, नन ऑफ दिस। तो देखो नन ऑफ दिस तो है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेटेड तो कुछ मिल रहा है, राइट। अब एनसीईआरटी भी नहीं होगा। अब बात हो रही है ए और बी ऑप्शन की, india.gov.in या goi.gov.in। तो जल्दी बता दो क्या सुना है आपने? नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वो होती है india.gov.in, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है। सो किस नाम से मिलेगी आपको ये? india.gov.in के नाम से मिलेगी। अब यहाँ पर देख लो, gov.in क्या हो गया आपका? डोमेन हो गया, ठीक है, कि इंडिया की गवर्नमेंटल वेबसाइट है, उसको शो कर रहा है। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया। और इंडिया की तो इंडिया नाम से बनी हुई है। सो जब भी आप india.gov.in लिखोगे वेब ब्राउजर पे, तो आप इंडिया के नेशनल पोर्टल पे पहुंच जाओगे, जहां पे आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फाइन, करेक्ट आंसर समझ में आ गया। 6th क्वेश्चन, सफारी इज अ वेब ब्राउजर क्रिएटेड बाय। अब भाई वेब ब्राउजर तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, गूगल ब्राउजर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इनका तो हम सभी बहुत अच्छे से यूज करते हैं, राइट। जो कॉमनली यूज होते हैं वो कौन से ब्राउजर्स होते हैं? गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, इसी का जनरली यूज होता है, ठीक है। पॉपुलर गूगल क्रोम है, जिसका जनरली लोग यूज करते हैं मैक्सिमम। अब सफारी भी एक वेब ब्राउजर होता है। तो ये वेब ब्राउजर किसके थ्रू क्रिएट किया गया है? किसके थ्रू क्रिएट किया गया है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपेरा, HCL। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलर से वेब ब्राउजर के नाम याद कर लेने हैं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ, और वो किस कंपनी के हैं वो भी याद कर लेना है। तो यहाँ पे देख लो, गूगल क्रोम की यदि हम बात करें तो गूगल क्रोम गूगल कंपनी के थ्रू क्रिएट किया गया है ब्राउजर, ठीक है। यदि हम बात करते हैं मोजिला फायरफॉक्स, तो नेटस्केप नेविगेटर जो आपका है, नेटस्केप कंपनी जो है उसके थ्रू क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर ले सफारी की, तो सफारी जो वेब ब्राउजर है वो किस कंपनी ने क्रिएट किया? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी बता दो, इजी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज की, इंटरनेट एक्सप्लोरर की। तो वो वेब ब्राउजर आपके क्रिएट किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू। तो माइक्रोसॉफ्ट हमें सब पता चल गया, ठीक है। तो उसने तो माइक्रोसॉफ्ट एज और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर क्रिएट किया। ओपेरा भी वेब ब्राउजर आपने सुना होगा, ये तो वेब ब्राउजर का नाम ही है। HCL एक कंपनी है जिसने इस तरीके का कोई वेब ब्राउजर अभी तक नहीं बनाया है। सो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है आपका? एप्पल। एप्पल के जितने भी सिस्टम्स है वहां पे जो भी ब्राउजर यूज किया जाता है सर्चिंग वगैरह के लिए, वो सफारी होता है। सफारी किसका हो गया? किस कंपनी का? एप्पल कंपनी का। ओके, सो ध्यान रखना अच्छे से, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये तो सफारी और एप्पल के लिए पूछा है। इसके अलावा आपसे गूगल क्रोम, जैसे कि मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, उसके लिए भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो जो मैंने बताया ना वो इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स है, उनकी कंपनी और उनका नाम याद कर लेना। फाइन। 7th, Which type of tags are used by HTML? HTML के द्वारा कौन से टाइप के टैग्स यूज किए जाते हैं? अब HTML पे हम सभी ने प्रैक्टिकल किया है, पूरा प्रैक्टिकल मैंने समझाया है। हर एक टैग को हमने समझा है प्रैक्टिकल के साथ। एक टैग पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है HTML का। हर एक टैग को डिटेल विथ एट्रीब्यूट विथ एग्जाम्पल समझाया है। ओके, होप आपको कोई डाउट नहीं है। जो स्टूडेंट्स न्यू है वो ध्यान से सुन लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप HTML वाला पूरा चैप्टर वहां से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो कहीं ना कहीं हम पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तब तक आपको वो चीज़ क्लियर अच्छे से नहीं होगी। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से, प्लेलिस्ट से, ऐप से, या फिर आप वेबसाइट से, कहीं से भी HTML वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना। इस पर बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, क्या बोल रही हूँ, इस पर बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलेंगे। आपको HTML पर बेस्ड ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि HTML के 2 चैप्टर हैं आपकी बुक में, HTML पार्ट 1, HTML पार्ट 2। HTML पार्ट 1 में बेसिक टैग्स हैं और HTML पार्ट 2 में आपको टेबल, इमेज, हाइपर लिंकिंग एक्सेट्रा, इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट एडवांस HTML वाले टैग्स मिलेंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही ना? HTML से ज्यादा पूछा है आपके पेपर में, इसलिए HTML वाला पार्ट जो है प्रैक्टिकल के साथ देखना और समझना। किस टाइप के टैग्स हम HTML में यूज करते हैं, तो HTML के बारे में थोड़ा सा जान ले कि इस पर बेस्ड और कैसे कैसे MCQs बन सकते हैं। HTML का पहला फुल फॉर्म बन सकता है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML किसने डेवलप किया?
सर टीम बर्नर्स ली ने डेवलप किया, ठीक है। जितनी भी वेब रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है वो उन्हीं ने ही डेवलप किया है, फाइन। सो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब क्यों इसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, क्या इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद कैसे करना है, बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए तो कैसा भी दे देंगे, राइट। लैंग्वेज, फाइन। अभी हाइपर टेक्स्ट साथ में आएगा। हाइपर टेक्स्ट, देखो जो भी डॉक्यूमेंट आप एक्सेल में बनाते हो स्लाइड्स, सॉरी एक्सेल में बनाते हो आप शीट्स, पावर पॉइंट में बनाते हो आप स्लाइड्स, है ना, वर्ड में बनाते हो आप डॉक फाइल्स, टेक्स्ट फाइल बनाते हो आप नोटपैड में, है ना, इसी तरीके से आप कुछ इमेज फाइल क्रिएट करते हैं लाइक दिस। तो ये जो नॉर्मल फाइल्स होती है आपके सिस्टम में स्टोर होती है। लेकिन यदि आप इंटरनेट पे सर्वर पे कोई फाइल को अपलोड करवाना चाहते हो तो मतलब आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप एक हाइपर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, एक हाइपर मीडिया फाइल क्रिएट कर रहे हो, जिसमें कि जरूरत होती है कि आप एक लैंग्वेज में उसे क्रिएट करो। तो उसी लैंग्वेज का नाम बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब आपके सिस्टम में आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो वो डॉक फाइल हो गई, लेकिन वही फाइल को यदि आप इंटरनेट सर्वर पर अपलोड करते हो तो मतलब आप एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, आप एक वेबसाइट के फॉर्मेट में उस पेज को अपलोड करने वाले हो। तो सर्वर पर जाकर वो पर्टिकुलर फाइल आपकी हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि यूजर उसको एक्सेस करता है उसके एड्रेस से, उस वेब पेज के एड्रेस से, और एक लिंक के फॉर्मेट में आपको शो होती है। तो इंटरनेट सर्वर पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपको हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही मिलती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इस हाइपर टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए, नॉर्मल वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो HTML होती है। इस लैंग्वेज में जो भी कोड लिखे जाते हैं वो प्रॉपरली मार्क्ड अप होते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम कुछ टैग्स का यूज करते हैं और उन टैग्स को आप एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हो। तो इस तरीके के टैग्स का यूज करके जो भी कंटेंट आप क्रिएट करते हो, जो फाइल आप क्रिएट करते हो, उस लैंग्वेज को हम HTML लैंग्वेज कहते हैं। सो बेसिकली इतना तो हमें क्लियर हो गया, ओके। सो अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि विच टाइप ऑफ टैग्स आर यूज्ड बाय HTML, HTML के थ्रू कौन से टैग्स यूज किए जाते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि HTML में टैग्स के फॉर्मेट में हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। सो टैग्स ओनली फॉर इमेज, क्या आप सिर्फ इमेज के लिए टैग क्रिएट करते हो। यूजर डिफाइंड टैग्स, आप अपने खुद के बने बनाए टैग्स यूज करते हो क्या, खुद के जो भी होते हैं। टैग्स ओनली फॉर लिंकिंग, क्या सिर्फ वेब पेजेस को लिंक करने के लिए टैग्स यूज किए जाते हैं, या फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, या HTML लैंग्वेज के थ्रू जो टैग डिफाइन किए गए हैं जो फिक्स्ड है उन्हीं का हम यूज करते हैं। सो यदि हमने HTML पे वर्क किया है तो हमें अच्छे से पता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका D, दैट इज फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। फिक्स्ड टैग मतलब यदि आपको इमेज ऐड करनी है अपने वेब पेज में तो आप IMG टैग का यूज करोगे, ठीक है। यदि आपको लिंकिंग करनी है अपने वेब पेज में किसी और वेब पेज के साथ तो आप एंकर टैग का यूज करोगे। तो ये टैग क्या है, ये फिक्स्ड है। इसके अलावा आप इस तरीके से इमेज के लिए IMAGE नहीं यूज करोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। या IG नाम का टैग यूज नहीं करोगे, अपने अकॉर्डिंग कोई यूजर डिफाइंड टैग का आप यूज नहीं कर सकते हो। जो फिक्स्ड टैग बनाए हुए हैं सिर्फ हम उन्हीं का यूज करते हैं पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए। इमेज इंसर्ट करनी तो इमेज टैग का यूज करेंगे, एंकर लिंकिंग क्रिएट करनी तो एंकर टैग का यूज करेंगे, टेबल क्रिएट करनी है आपको तो टेबल टैग का यूज करोगे, है ना। सो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर कि फिक्स्ड टैग, जो HTML ने टैग्स फिक्स्ड किए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं इस लैंग्वेज के थ्रू, हम उन्हीं का यूज करते हैं। अब इमेज ऐड करनी है तो इमेज के लिए एक प्री डिफाइंड टैग होता है पहले से, जैसे मैंने बताया। यूजर डिफाइंड टैग्स हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लिंकिंग सिर्फ नहीं करते, हम बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं, तो लिंकिंग के लिए भी एक टैग पहले से डिफाइन है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, D। अब आप HTML लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए उसमें कैसा कंटेंट रख सकते हो, तो आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स, लिंकिंग, टेबल, लिस्ट, हर तरीके का कंटेंट अपने वेब डॉक्यूमेंट में रख सकते हो और इन सभी काम के लिए टैग्स डिफाइंड है, ओके। नेक्स्ट, DHTML is a combination of dash and dash। DHTML का क्या फुल फॉर्म हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है MCQ में। डायनेमिक HTML, ठीक है। डायनेमिक HTML क्या होता है, बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी वेब पेज बनाने के लिए जो सबसे बेसिक, सबसे जनरल जो लैंग्वेज होती है वेब पेज बनाने के लिए, जो एकदम इनिशियल लेवल से सिखाई जाती है, बिगनर लेवल से, वो HTML होती है। HTML यदि आपको आती है तो आप कोई सी एडवांस लैंग्वेज, यदि हम बात कर ले एडवांस लैंग्वेज, मतलब यदि आप ड्रीम व्यूअर सॉफ्टवेयर की बात कर लो, जावा स्क्रिप्ट की बात कर लो, ASP की बात कर लो, आपको ये जो सारी चीजें ना, जो एडवांस जो लैंग्वेजेस है वो सब इजीली समझ में आएगी यदि आपको बेसिक लैंग्वेज समझ में आती है तो। सो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए सबसे जो बेसिक लैंग्वेज होती है वो HTML होती है। अब यहाँ पर बात हो रही है डायनेमिक HTML की, मतलब HTML से थोड़ा सा एडवांस। डायनेमिक HTML की मदद से आप क्या क्रिएट करते हो, ऑब्वियस हम वेब पेजेस ही क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेब पेजेस होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, है ना। मतलब किसी वेब पेज में यदि कोई चेंजेस करना है तो आप रियल टाइम में कर सकते हो,
समझ में आया? आपको दोबारा से वेब पेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। सो HTML में यदि आपको कोई चेंजेस करने हैं, एक बार आपने वेब पेज बना दिया तो आपको यदि कोई चेंजेस करने हैं वेब पेज में तो दोबारा आपको रिडिजाइन करना पड़ेगा पेज, ठीक है, आपको कुछ टैग्स ऐड करने पड़ेंगे एंड ऑल। लेकिन डायनेमिक HTML में ये चीजें नहीं होती हैं। तो डायनेमिक HTML किसका कॉम्बिनेशन है, क्यों नहीं होता, इसमें इसके क्या एडवांटेज है, बेसिकली वो तो मैंने बता दिया। फर्स्ट, DOM एंड CSS, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये दोनों इसके कॉम्बिनेशन है क्या, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से, या CSS एंड कन्वेंशनल HTML, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, या प्रीवियस कन्वेंशनल है ना, प्रीवियस वाला HTML जो नॉर्मल है, HTML एंड जावास्क्रिप्ट, इन दोनों की मदद से बनाया हुआ है क्या डायनेमिक HTML को, ये नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख के तो हमें समझ में आ गया कि नन ऑफ द अबव तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है इसमें करेक्ट आंसर। अब इसको समझने के पहले हम CSS और देख लें कि CSS का क्या मतलब हुआ। तो HTML के बाद एक CSS वाला चैप्टर भी आपकी बुक में है, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब HTML में आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव नहीं बना सकते हो क्योंकि इतने टैग्स वगैरह डिफाइन नहीं किए गए, या फिर आपको डेकोरेटिव बनाना है तो उसके लिए आपको बार बार हर एक कोड को रिपीट करना होगा, ठीक है। जैसे आपको 10 पेज बनाने हैं तो उन 10 पेज में यदि आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, या उन 10 पेज का बैकग्राउंड सेट करना है तो आपको हर एक 10 पेजेस के कोड में बैकग्राउंड को यूज करना है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, बार बार आपको उन 10 पेज के कोड में लिखना पड़ेगा। लेकिन वही आप CSS का यूज कर लेते हो तो आपको वो कोड सिर्फ एक बार लिखना होगा और उस एक बार लिखे हुए कोड को आप पूरे 10 पेज पे एक्सेस कर सकते हो एक वेब पेज के फॉर्मेट में, जिसे हम स्टाइल शीट कहते हैं, CSS दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट ने HTML को इजी कर दिया, कम कोड में आप ज्यादा डेकोरेटिव अपने वेब पेज को बना सकते हो, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट का काम हो गया। अब 3 टाइप की CSS होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये सब क्या होती है सब हमने डिटेल में पढ़ा है, एक वीडियो बनाया हुआ है इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल पर CSS में, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इसको भी। तो CSS तो डायनेमिक HTML क्रिएट नहीं कर रहा है, ये तो आपको इतना तो समझ में आ गया। CSS एंड कन्वेंशनल HTML ऑब्वियस नॉट, CSS तो है नहीं, तो बचा क्या, C दैट इज HTML इन जावास्क्रिप्ट। अब HTML और जावास्क्रिप्ट, HTML बेसिक जो आपका HTML है वो, और जावास्क्रिप्ट, इन दोनों को मिलाकर ही डायनेमिक HTML बनाया गया है। मतलब डायनेमिक HTML बोलते किसको, बेसिकली जावास्क्रिप्ट को ही कहते हैं, जहां पर आप अपने यूजर डिफाइंड टैग्स क्रिएट कर सकते हो, यहां पर आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? रियल टाइम में आप यदि अपने वेब पेज में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो अपने द्वारा बनाए गए टैग्स का यूज करके आप यहां पर एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, HTML एंड जावास्क्रिप्ट। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि इन बाकी ऑप्शंस पर क्रिएट कर दिया जाए। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन, which of the following will give smallest size of text? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये आपको पता है कि टेक्स्ट का साइज, मतलब यहां हम बात कर रहे हैं हेडिंग टैग्स की। आप अपने वेब पेज में कोई हेडिंग देते हो, फिर कुछ सब हेडिंग देते हो, फिर उसकी भी कुछ सब हेडिंग्स होती हैं, फिर कुछ नॉर्मल टेक्स्ट होता है ना। सो वहां पर हम हेडिंग सेट करते हैं, तो HTML हमें हेडिंग सेट करने की फैसिलिटी देता है, जिसके लिए कुछ हेडिंग टैग्स हमें देता है। अब ये हेडिंग टैग्स कितने होते हैं जल्दी बताओ? 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। किस नाम से होते हैं? H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे 2, 3, 4 मार्क्स में भी आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी हम MCQs में अच्छे से समझ लें ताकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इतने हेडिंग टैग्स होते हैं, ये समझ लो अच्छे से, याद कर लो कि H1 से H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं। ना H8 होता है, ना H9 होता है, ना H100 वगैरह कुछ होता है, ना H0 होता है, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए कुछ भी दे देते हैं। तो H1 से लेकर H6 तक आपके हेडिंग टैग्स होते हैं। बट बात ये आती है कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा और इसमें बिगेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ी हेडिंग वाला टैग कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग वाला टैग कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, H1 मतलब सबसे छोटा, लेकिन यहां पर बिगेस्ट यदि हम बात करें, बिगेस्ट हेडिंग साइज, तो वो H1 टैग होता है। और H6 सबसे बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू ऑल, लेकिन यहां पर ऑपोजिट हो जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग जो होती है वो H6 में आती है, H6 टैग में।
ओके अब ये जो टैग होते हैं ये आपके कंटेनर टैग होते हैं, मतलब सभी टैग आपके एंड भी होते हैं, बैकस्लैश से हम टैग को एंड करते हैं। सो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको याद कर लेना है। यदि ये चीज याद हो गई ना, H1 बिगेस्ट, H6 स्मॉलेस्ट, तो आपको कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जल्दी से आंसर बता दो, अब तो आंसर सामने है। Which of the following will give smallest size of text? H3, H6, H2, H4। Obvious smallest पूछा है तो H1 तो दिया ही नहीं है, वैसे भी यहाँ पर H6 करेक्ट ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकते थे, बिगेस्ट करके भी पूछ सकते हैं और H6 की जगह H1 दे देते तो बिगेस्ट में आपका H1 आ जाता। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। H1 हेडिंग टैग, ये जो हेडिंग टैग है इस पर क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट टैग्स के मैं नाम बता दूं तो इमेज टैग, एंकर टैग, टेबल टैग है ना, अपना हेडिंग टैग, बॉडी टैग जिसमें बैकग्राउंड पीजी कलर, इन पर क्वेश्चन ना हर साल एवरी ईयर आप देखना पूछे जाते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टैग्स में बोल रही हूँ इनको अच्छे से कर लेना, इसलिए बता रही हूँ। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो अब जल्दी से। बाय मिस्टेक राज हैज जम्बल्ड अप अ फ्यू टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। बाय मिस्टेक राज हैज जम्बल्ड अप अ फ्यू टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। उसके पास में कुछ टैग्स हैं और उनके एट्रीब्यूट्स हैं जो जम्बल्ड फॉर्म में हैं, ठीक है। हेल्प हिम बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मतलब टैग और उसके एट्रीब्यूट को मैच करवाना है आपको। यहाँ पर जम्बल्ड वे में है कुछ इस तरीके से, एक टेबल दी हुई है जहां पर टैग और उसके एट्रीब्यूट है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यदि टैग पता है, उनके एट्रीब्यूट पता है, अच्छे से HTML के सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, प्रैक्टिकल किया है, तो बहुत जल्दी बता दोगे, कोई डाउट नहीं होना है आपको। यहाँ पर बहुत ईजी है। सबसे पहला टैग देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है फॉन्ट। फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट जल्दी से अपने माइंड में रिकॉल कर लो। जैसे ही मैंने फॉन्ट टैग बोला तो आपको पता होना चाहिए कि फॉन्ट का हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सा एट्रीब्यूट है। तो फॉन्ट का एट्रीब्यूट क्या, SRC होगा, फेस होगा या टेक्स्ट होगा। तो फॉन्ट का एट्रीब्यूट फेस टेक्स्ट दोनों में से कौन सा होगा भाई, SRC तो होगा नहीं। तो यहां पर फॉन्ट का आपका एट्रीब्यूट होगा फेस। फर्स्ट किससे लिंक करेगा, आपका फेस से, मतलब फॉन्ट फेस में आप फॉन्ट का स्टाइल सेट कर सकते हो, लाइक एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, कैसा आपको फॉन्ट रखना है। तो उसके लिए टाइप यूज नहीं होता, एट्रीब्यूट फेस यूज होता है। इस पर भी MCQ बनता है, बहुत सी बार पूछा है प्रीवियस सैंपल पेपर्स में, आपने देखा होगा। फॉन्ट का यदि स्टाइल सेट करना है तो उसका कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम, फेस, ना कि टाइप। फॉन्ट टाइप यदि आपको सेट करना है तो। इसके बाद देखो फर्स्ट तो मैच हो गया। सेकंड देखो बॉडी टैग। बॉडी टैग का क्या यहाँ पर एट्रीब्यूट होगा, SRC या टेक्स्ट। तो यहाँ पर बॉडी टैग का होगा आपका टेक्स्ट, क्योंकि SRC का मतलब तो सोर्स होता है। सोर्स किसके साथ यूज किया जाता है, इमेज टैग के साथ यूज किया जाता है। बिना SRC एट्रीब्यूट के आप इमेज टैग को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इमेज आपके सिस्टम में पहले से होनी चाहिए। जहां पर भी आपकी इमेज स्टोर होगी वही सोर्स पाथ होगा जो आप पास करोगे अपने इमेज टैग में। समझ में आई मेरी बात अच्छे से। सो यहाँ पर ये हमारे करेक्ट मैच मेकिंग हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आउटपुट सिलेक्ट कर लेना है। पहला देखो भाई, फर्स्ट किससे मैच कर रहा है, सेकंड से। तो फर्स्ट वाला सेकंड से मैच कर रहा है, यही वाला करेक्ट दिख रहा है। ये तो यहाँ पे तो थर्ड और फर्स्ट के साथ मैचिंग है, तो ये तीनों तो पहले ही रॉन्ग हो गए। क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, ए, कि फर्स्ट जो है आपका फॉन्ट वो सेकंड से मैच कर रहा है। बॉडी टैग टेक्स्ट का है तो सेकंड का आपका थर्ड मैचिंग हो गया और थर्ड का आपका फर्स्ट मैचिंग हो गया। सो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। फाइन, ऐसे मैच मेकिंग भी पूछी जा सकती है, वो भी ऑब्जेक्टिव्स में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन। अब यहां से शुरू हो रहे हैं आपके दो क्वेश्चंस असर्शन रीजन बेस्ड। तो अभी तक हमने 10 MCQs को डिस्कस करा। अगेन 2 MCQs ही है, ये भी असर्शन रीजन, बट इनका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या है, प्रीवियस सैंपल पेपर्स में अब तो आपको समझ में आ गया होगा। असर्शन रीजन नहीं आ रहा है तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, जो इस पेपर को पहली बार देख रहा है। असर्शन मतलब आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो स्टेटमेंट सही है या गलत है ये रिकॉग्नाइज करना है। दूसरा रीजन दिया रहेगा, जो स्टेटमेंट दिया है वो रीजन उसी का है, उसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये आपको एनालाइज करना है। और रीजन भी पहले तो सही है या गलत है ये। तो कुल मिला के आपको दो चीजें एनालाइज करनी है AR बेस्ड क्वेश्चन में। AR मतलब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में। क्या पहली चीज आपको यहाँ पर जो ऑब्जर्व करनी है, एनालाइज करनी है, वो क्या होगी कि A और R दोनों ट्रू है या फॉल्स है, दोनों ट्रू है या फॉल्स है। यदि ये आपने एनालाइज कर लिया तो दूसरी चीज आपको ये एनालाइज करनी है कि R जो है वो इसका A का, R जो है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
मेरी बात समझ में आई? सो बस बेसिकली आपको ये दो चीजें एनालाइज करनी है एआर बेस्ड क्वेश्चन पे कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू दिए हुए हैं या दोनों फॉल्स दिए हुए हैं, या असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, या जो रीजन है वो ए का असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। जब ये एनालाइज कर लिया तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। दो चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 इन द क्वेश्चन। अच्छा, ये तो आपके जो इंस्ट्रक्शन है वो हो गया कि इन दिस क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट रीड करना और ये करेक्ट ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, इनमें से कोई सा भी करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों ट्रू हैं बट आर जो है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू, ये चार ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सर चार्ल्स बेबेज, असर्शन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। सर चार्ल्स बेबेज, अ साइंटिस्ट एंड एन एकेडमिशियन, इज नोन एज द मेन डेवलपर ऑफ HTML। भाई HTML का क्वेश्चन पढ़ाया था जब भी मैंने बताया था कि HTML का डेवलपर कौन है ना। चलो, he along with his colleagues at CERN at international scientific organization based in Geneva, Switzerland, developed a system for CERN researchers to use and share documents. So यहाँ पर ये स्टेटमेंट, ये जो असर्शन दिया हुआ है, ये ट्रू है या फॉल्स है? यदि HTML वाला क्वेश्चन ध्यान से समझा ना अभी प्रीवियसली MCQ में, तो आप तुरंत बता दोगे। या नहीं भी तो HTML वाले वीडियोस देखे होंगे ना, जब मैंने HTML का बेसिक्स पढ़ाया था तब भी बताया था कि HTML लैंग्वेज के डेवलपर कौन है। HTML लैंग्वेज के डेवलपर सर टिम बर्नर्स-ली हैं, है ना। सो यहीं पर आपका असर्शन हो गया फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स, कि टिम बर्नर्स-ली ने HTML को डेवलप किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीजन देखो, अब इसका असर्शन तो फॉल्स दिया हुआ है बट क्या ये जो रीजन है वो भी, इसका रीजन देख लेते हैं क्या दिया है। अब वेब ब्राउजर, भाई लो वेब ब्राउजर पे पहुंच गए यहाँ पर, तो ये तो कहीं से कहीं तक भी लिंक नहीं कर रहा है। अब वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू ओपन एंड विजिट वेबसाइट्स ऑन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। वेरियस टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर एक्सेट्रा। तो वेब ब्राउजर तो यही होता है, ये तो हमें ट्रू लग रहा है कि वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर आपके गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, यही सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं। ये वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हो, वेब पेजेस को एक्सेस कर पाते हो। तो HTML लैंग्वेज में जो भी कोड आप लिखते हो उसको वेब ब्राउजर पे ही एक्सेस करते हो, वेब ब्राउजर पर ही वो कोड आपके रेंडर होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है HTML के डेवलपर की, तो रीजन आपका HTML से रिलेटेड होना चाहिए था, कुछ उसके टैग से रिलेटेड, HTML का इंट्रो पार्ट कुछ होना चाहिए था, राइट। जो यहाँ पर रीजन भी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है, बट रीजन में जो डेफिनेशन वेब ब्राउजर की बताई है वो ट्रू लिखी है। तो हमने ये एनालाइज कर लिया यहाँ पर कि असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है, और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, विच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन is true। क्या हो जाएगा? assertion is false and reason is true। A R दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है, दोनों ट्रू होते हैं तब हम ये देखते हैं कि कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और कौन सा नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। A is false अगेन एंड R is true, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। A is true और R is false वाला। So, मेरी बात समझ में आ गई ना? इन क्वेश्चंस में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दो ही चीजें आपको देखनी है क्या कि A और R ट्रू है या फॉल्स है, और R जो है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इन दैट केस यदि दोनों ट्रू होते हैं तो फाइन। 12th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? असर्शन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज बेसिकली अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर आपको HTML का ही टेग बेस्ड एक असर्शन गिवन दिया हुआ है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि बेसिकली क्या, एक नंबर्ड लिस्ट होती है आइटम्स की जिसमें एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। सो यहाँ पे ध्यान से समझो, क्योंकि लिस्ट HTML में लिस्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। HTML लिस्ट, जैसे कि मैंने आपको दो टाइप से बताया था, OL एंड UL टैग की मदद से आप लिस्ट क्रिएट करते हो। OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। और UL का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना।
अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इनके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एक ऑर्डर में जो लिस्ट क्रिएट की जाती है, ऑर्डर मतलब कि 1 2 3 4 इस तरीके से जो लिस्ट आप क्रिएट करते हो, या फिर कुछ अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में, या फिर कुछ रोमन नंबर्स के साथ में जो लिस्ट आपने जनरली बुक वगैरह में भी देखी होगी, या हम क्रिएट करते हैं इस तरीके से। तो जब एक ऑर्डर में आप लिस्ट क्रिएट करते हो तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है और OL टैग से क्रिएट की जाती है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम? बुलेट्स के फॉर्मेट में, ठीक है, जो जनरली बुलेट नंबरिंग आप डालते हो ना, बुलेट्स का यूज करते हो, वो क्या होती है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। इस तरीके से स्क्वायर बुलेट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कुछ एरो के साथ में भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यहाँ पर असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि असर्शन में आपसे ऐसा दिया गया है, ऐसा पूछा गया है कि एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज बेसिकली अ नंबर्ड लिस्ट। क्या एक अनऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्ड लिस्ट होती है जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है आइटम्स का? सो ऑर्डर्ड लिस्ट का सीक्वेंस होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्ड लिस्ट बनती है, अनऑर्डर्ड में नहीं। तो असर्शन हो गया फॉल्स। जब असर्शन ही फॉल्स हो गया तो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके यहीं रॉन्ग हो गए। जब दोनों ट्रू होंगे तभी आपका रीजन करेक्ट या नॉट करेक्ट होगा, है ना। अब देख लेते हैं रीजन। रीजन क्या बोला है? OL टैग और अनऑर्डर्ड लिस्ट का UL टैग, ये दोनों कंटेनर टैग है, स्टार्टिंग एंडिंग टैग दोनों होते हैं इसके। आर यूज्ड टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। यस, OL टैग एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है OL टैग का। एंड LI टैग इज यूज्ड इनसाइड OL टैग टू स्पेसिफाई लिस्टेड आइटम। और ये जो आइटम्स आप क्रिएट कर रहे हो, इन आइटम्स को हम किस टैग में लिखते हैं, किस टैग में लिस्ट क्रिएट करते हैं? LI टैग की मदद से लिस्ट क्रिएट करते हैं। सो हमें जो रीजन दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है, दैट इज ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो इन दोनों में से जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। देख लेते हैं आंसर। अब यहाँ पे काम की बात सुन लो, ये जो लिस्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका प्रैक्टिकल करवाया है मैंने, और ये बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे जो आपके लॉन्ग आंसर्स, जो क्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें इस पर क्वेश्चन बनते हैं, एक इमेज पर बनते हैं, इस पर बनते हैं, राइट। सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गई ये चीज। नाउ सेक्शन बी, अभी हमने पूरे MCQs फिनिश कर लिए हैं 1 to 12। होप आपको सारे समझ में आए अच्छे से। क्वेश्चन क्या दिए हुए थे उन पर बेस्ड और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमने सब देखा, एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझा। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क के हिसाब से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 मार्क के हिसाब से। अब यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस में चॉइस भी मिलेगी, ठीक है। सो 7 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क के हिसाब से होंगे, जिसमें 13th नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चैट। चैट के क्या एडवांटेजेस हैं? भाई चैटिंग तो सभी करते हैं, बहुत मजा आता है, राइट। किसी के भी साथ आपको यदि कोई कॉन्वर्सेशन करना है, आप टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो, तो आप आजकल मैसेज का यूज करते हो, मैसेज के फॉर्मेट में चैटिंग करते हो, जिसके लिए आप डिफरेंट एप्लीकेशंस का, सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो, लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, है ना, सभी पे आजकल मैसेंजर्स भी अवेलेबल है फॉर चैटिंग, राइट। सो इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? क्या एडवांटेजेस होते हैं कि आप चैटिंग के साथ साथ, टेक्सचुअल चैटिंग के साथ साथ इमेजेस को भी ट्रांसफर कर सकते हो, ये फैसिलिटी भी मिली है। सो फोटोज कैन बी सेंड यूजिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग। इमोशंस को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो चैटिंग में, जो इमोजीज वगैरह होती है ना, उसके थ्रू आप इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन थ्रू चैटिंग। वी कैन ऑल्सो चैट इन अ ग्रुप्स। देखो भाई, अब तो ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो आप, व्हाट्सएप वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप में आप मल्टीपल पर्सन्स के साथ एक साथ चैटिंग कर सकते हो, राइट। Chat makes it possible for users to keep in contact and chat to other even if they are in different countries। चाहे कितना भी दूर बैठा पर्सन हो, आप उसके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गए आपके क्या एडवांटेजेस। अब 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मैंने यहाँ एडवांटेजेस लिखे हैं, आप 2 भी लिख कर आओगे, दैट सफिशियंट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं चैटिंग के। 4 भी लिख कर आओगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, 4 लिख कर आओ तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है ये आपसे हाफ ऑफ मार्क्स में कंसीडर किया जाएगा, तो आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट लिखकर आना है, आंसर लिखकर आना है, फाइन। वैसे 2 भी लिख कर आओगे तो दैट सफिशिएंट, ओके, बट 1 मत लिख कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दीपक इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th।
ही हैज सम प्रॉब्लम्स इन साइंस सब्जेक्ट। दीपक क्लास 10th का स्टूडेंट है, साइंस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सभी को होती है जनरली, है ना, मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट में। बट ही हैज नो टाइम टू गो ट्यूशन, बट उसके पास टाइम नहीं है ट्यूशन जाने का। मैग्नेट ब्रेन जिंदाबाद, क्या जरूरत है ट्यूशन जाने की। ही वॉन्ट्स टू स्टडी एट हिज प्लेस, अब वो अपनी प्लेस पर ही रहकर पढ़ाई करना चाहता है। विच फीचर ऑफ इंटरनेट सर्विस विल हेल्प हिम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब जो हमने इंटरनेट वेब सर्विसेज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी ना इंटरनेट पर बेस्ड वेब सर्विसेज सेकंड चैप्टर में, क्या क्या देखा था, ई गवर्नेंस, ई रिजर्वेशन, ई लर्निंग, ई ग्रुप्स, ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ये सारी हमने वेब सर्विसेज पढ़ी थी जिसमें चैटिंग वगैरह सारी चीजें इंक्लूड थी। तो यहाँ पर कौन सा फीचर यूज हो रहा है, कौन सी वेब सर्विसेज का यूज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, कि दीपक एक स्टूडेंट है क्लास 10th का जिसको साइंस में प्रॉब्लम है, वो ट्यूशन नहीं जा सकता है, वो अपनी प्लेस पर ही रहकर, मतलब अपने घर में ही रहकर पढ़ना चाहता है, तो इसके लिए वो इंटरनेट पर बेस्ड कौन सी वेब सर्विस का यूज करेगा। सो यहाँ पर जो वेब सर्विस यूज होगी वो होगी ई लर्निंग, विल हेल्प हिम टू लर्न अबाउट वेरियस सब्जेक्ट एट हिज ओन प्लेस। जैसे कि आज आप और हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप सैंपल पेपर को एक्सेस कर पा रहे हो, मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको जितने भी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज मिल रही है उसको एक्सेस कर पा रहे हो थ्रू विच फैसिलिटी, ई लर्निंग। कौन सी वेब सर्विस का यहाँ यूज किया जा रहा है, ई लर्निंग वेब सर्विस का यूज किया जा रहा है। मतलब आपके पास में यदि इंटरनेट कनेक्शन है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, लाइक आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, पीसी है, तो आप ई लर्निंग की फैसिलिटी को, वेब सर्विस को इजीली एक्सेस कर सकते हो। आप अपने स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है उसको भी आप इसी के थ्रू एक्सेस करते हो, राइट। सो ई लर्निंग समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 और में मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया कि 30% चॉइस आपको यहां मिलेगी, तो क्वेश्चन 14 में आपको चॉइस मिलना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, पहली चॉइस इन योर 14th क्वेश्चन, याद रखना। क्या दिया है, राहुल इज एन एम्प्लॉय ऑफ PQRS कंपनी, ही नीड्स टू डू सम ट्रांजैक्शन, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ इंटरनेट एंड वेब सर्विस चैप्टर नंबर 2। राहुल एक एम्प्लॉय है, PQRS कंपनी में वर्क करता है, उसको जरूरत है कुछ ट्रांजैक्शन करने की, बट ही हैज नो टाइम टू गो बैंक, लेकिन वो बैंक नहीं जा पा रहा है। हो सकता है उसको मनी विड्रॉल करनी है, डिपॉजिट करनी है ना, या कुछ पॉलिसी वगैरह चेक करनी है, या मनी ट्रांसफर करनी है, ठीक है। सो ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन उसे करना है जिसके लिए उसे बैंक जाना है, बट बैंक नहीं जा पा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास बहुत वर्कलोड है। His friend suggests him to use e-banking, उसके फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया कि भाई ई बैंकिंग यूज कर लो, मत जाओ बैंक, टाइम बचेगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगी, आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी की मदद से ई बैंकिंग कर लो, ठीक है। बैंकिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। व्हाट इज ई बैंकिंग, अब यहाँ पे ई बैंकिंग है क्या, जो उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया है ना, डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, डिफाइन ई बैंकिंग, बट कंडीशन बताकर पूछ रहे हैं। So this type of questions is called application based or example based or case based। मेरी बात समझ में आ गई। सो सेक्शन ई में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलने हैं। अभी आपसे 2 नंबर्स में भी पूछ लिया, 3 नंबर्स में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकते हैं। क्लियर। सो ई बैंकिंग क्या हुआ, ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसे हम नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आपसे मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, चारों से किसी भी नाम से पूछेंगे ना, तो सिमिलर ही आंसर लिखकर आना। E-banking is defined as the automated delivery of new and traditional banking products and services directly to the customers through electronic and interactive communication channel। Electronic means जो आप बैंकिंग करते हो, जिसमें आप मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, स्मार्ट डिवाइसेस का यूज करते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज करते हो, साथ ही बैंक की जो वेबसाइट्स हैं उनकी मदद से आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे हो। 24/7 आवर्स आपके लिए एक्सेसिबल होता है बैंक। आप कोई भी ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हो, मनी विड्रॉल, अपनी पासबुक चेक करना है, या फिर आपको मनी डिपॉजिट करना है किसी के अकाउंट में, सो आप ये सारे काम कर सकते हो ऑनलाइन रहकर। जैसे कि हम बात करें SBI की, तो यूनो बैंकिंग उसका मोबाइल ऐप होता है ना, जिसके थ्रू आप बैंकिंग कर सकते हो। ऐसे हर एक बैंक की अपनी वेबसाइट्स बनी होती है। सो ये सभी कस्टमर्स को क्या देती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप बिना बैंक जाए ट्रांजैक्शंस कर सकते हो इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट। अब ये जो HTML स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है इस पर बेस्ड, इन दी अबव स्टेटमेंट व्हाट डू यू मीन बाय ए लिंक एंड वी लिंक। ए लिंक और वी लिंक का इस पर्टिकुलर कोड में क्या मतलब है, तो कोड देख लें। बॉडी टैग का यूज किया है, बॉडी टैग में BG कलर इक्वल्स टू ब्लू लिखा है, और ए लिंक इक्वल्स टू रेड और वी लिंक इक्वल्स टू येलो। अब कहानी यहाँ बॉडी टैग की आ गई। जैसे कि मैंने बताया, इस टैग पर बेस्ड एक क्वेश्चन चाहे MCQ में पूछे, चाहे आपसे 2 मार्क, 3 मार्क, 4 या केस स्टडी में पूछें, ठीक है, तो बॉडी टैग से रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% आएगा, छप चुका है आपके पेपर में, समझ जाओ।
अब क्या यहाँ पे पूछा है, बॉडी टैग जिसका काम क्या होता है, पूरी वेब पेज की बॉडी को डिजाइन करना, मतलब पूरा वेब पेज आपका जो होता है वो इसी टैग के अंदर क्रिएट होता है। आप वेब पेज में कुछ कंटेंट लिखते हो, कुछ हाइपरलिंक क्रिएट करते हो, कुछ इमेज क्रिएट करते हो, कोई टेबल बनाते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ लिंकिंग लिस्टिंग करते हो, आप जो भी क्रिएट करते हो सभी किसी टैग में लिखा जाता है, सभी आपके बॉडी टैग में लिखा जाता है। अब इस वेब पेज में सपोज आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, हाइपरलिंक क्रिएट किया, आपने यहाँ पर 3 हाइपरलिंक क्रिएट किए हैं। अब इन तीनों हाइपरलिंक को जब आपने क्रिएट किया तो इन हाइपरलिंक का कलर कैसा होना चाहिए, जब आप हाइपरलिंक को देख रहे हो तब कैसा कलर होना चाहिए, जब आपने इसको क्लिक किया तो एक्टिव हुई हाइपरलिंक तब कलर कौन सा होना चाहिए। अब आपने हाइपरलिंक पे क्लिक किया, एक अनदर वेब पेज ओपन हुआ, यहाँ पे जो भी था इस हाइपरलिंक के क्लिक करने से आपने देख लिया, तब इस हाइपरलिंक का कलर कैसा हो जाना चाहिए, सपोज तब इस हाइपरलिंक का कलर चेंज हो जाना चाहिए। भाई इस लिंक को आपने विजिट कर लिया तो ये ग्रीन कलर की हो गई, है ना। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली लिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, लिंक के कलर का, कि वेब पेज में ये जो लिंक का कलर है, कब लिंक एक्टिव है, कब लिंक विजिटेड है, आपने देख लिया लिंक का कंटेंट तो विजिटेड लिंक हो गई, ठीक है, या अनविजिटेड लिंक है, तो इसका कलर बेसिकली हम किस टैग में डिफाइन करते हैं, बॉडी टैग में डिफाइन करते हैं। अब इस वेब पेज का जो भी फॉर्मेटिंग होगा, मतलब वेब पेज का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना है वो कैसा होगा, वो भी आप बॉडी टैग में ही डिफाइन करते हो, क्योंकि वेब पेज की बॉडी हम बॉडी टैग में ही क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला लिखा हुआ है बीजी कलर ब्लू, मतलब कि यहाँ पे इस वेब पेज का जो कलर होगा ना वो कैसा हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाने वाला है। कैसा कलर हो जाने वाला है इस वेब पेज का, बैकग्राउंड कलर ब्लू, मतलब ये जो बैकग्राउंड होगा आपका ब्लू कलर का हो जाएगा वेब पेज का। ए लिंक रेड, मतलब ये जो लिंक होगी जो हमने क्रिएट करी है, जो लिंक अभी एक्टिव है, ठीक है, वो एक्टिव लिंक आपकी रेड कलर की हो जाएगी। जब लिंक आप विजिट कर लोगे, मतलब इस लिंक पे क्लिक करा, जो ओपन हुआ टेक्स्ट वो आपने देख लिया, तब लिंक आपकी येलो कलर की हो जाएगी। कौन से कलर की हो जाएगी ये लिंक, जब आपने देख लिया तो येलो कलर की लिंक हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर ए लिंक वी लिंक एट्रीब्यूट का क्या मतलब हुआ, लिंकिंग से रिलेटेड ये आपके एट्रीब्यूट होते हैं कि वेब पेज में जो भी लिंक आपने क्रिएट की हुई है वो लिंक एक्टिव है, विजिटेड है, उसको शो करते हैं। उनका कलर कैसा बेसिकली आप सेट करना चाहते हो। सो ए लिंक स्टैंड्स फॉर एक्टिव लिंक एंड वी लिंक स्टैंड्स फॉर विजिटेड लिंक। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखना। When the cursor is positioned on the hyperlink text, the color specified in a link red is seen. मतलब जब आप कर्सर लेकर जाओगे इस लिंक पर तो लिंक का कलर एक्टिव लिंक के अकॉर्डिंग, ए लिंक के अकॉर्डिंग रेड कलर का शो हो जाएगा। When the link has been clicked once, जब लिंक पे आपने क्लिक कर दिया तो उस लिंक का कलर चेंज हो जाएगा, दैट इज येलो, जो कि आपने यहाँ स्पेसिफाई किया है। ओके, सो कुल मिला के बात समझ में आ गई। एक्टिव लिंक और वी लिंक की क्या समझाया कि जब लिंक एक्टिव है तो आपको कौन सा कलर सेट करना है वो आप बॉडी टैग में लिख सकते हो, और जब लिंक विजिटेड हो जाए तब आपको कौन सा कलर सेट करना है वो आप वी लिंक एट्रीब्यूट में लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों करते हैं जनरली, ये पता करने के लिए यदि एक से ज्यादा लिंकिंग है, एक से ज्यादा लिंक क्रिएट की हुई है, तो यूजर को इजीली समझ में आ सके कौन सी लिंक वो विजिट कर चुका है और कौन सी नहीं करा है। यदि सेम ही कलर की होगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे कि आपने गूगल में कभी सर्चिंग किया होगा तो जो भी टेक्स्ट आपके सामने आता है सर्वर से एज ए आउटपुट, वो आपको हाइपर लिंकिंग के फॉर्मेट में ही दिखता है। अब सपोज आपने कुछ सर्च किया और उससे रिलेटेड 10 हाइपर लिंक आपके सामने ओपन हुई, आपने पहली हाइपर लिंक को चेक कर लिया, दूसरी हाइपर लिंक को चेक कर लिया, तो आप देखना जो लिंक आप चेक कर चुके होते हैं उस लिंक का कलर पर्पल हो जाता है, ब्लू से पर्पल। जब वो लिंक दिखती है तो ब्लू कलर की दिखती है, लेकिन जब आप उसको विजिट कर चुके होते हो तो वो पर्पल कलर की सेट हो जाती है। मतलब हमें ये डिफाइन हो जाता है इजीली कि ये लिंक हम विजिट कर चुके हैं, इन्हें हम देख चुके हैं। सो कलर चेंज करने का फंडा अब क्लियर हो गया ना, वो कैसे चेंज करते हो आप किन एट्रीब्यूट्स के थ्रू, ए लिंक और वी लिंक एट्रीब्यूट के थ्रू, डिफाइन करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए लिंक में कि वो विजिट हुई है या नहीं हुई है। अब इन पर बेस्ड एमसीक्यू बनता है बच्चों, ध्यान से समझ लेना। ए लिंक वी लिंक एट्रीब्यूट पर प्रीवियस सैंपल पेपर्स यदि आपने देखे होंगे तो इसके एमसीक्यूज भी आपने देखे होंगे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 16, रितिका वांट्स टू बाय एंड सेल गुड्स ऑनलाइन। रितिका गुड्स को खरीदना चाहती है, बाय करना चाहती है, सेल करना चाहती है। विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस। अब बाइंग सेलिंग जो ये काम आ जाता है आपका, ये किस पर्टिकुलर वेब सर्विस के अंदर आता है, इसे हम क्या कहते हैं। जैसे अभी हमने ई लर्निंग वाला क्वेश्चन देखा ना, बिल्कुल ई बैंकिंग वाला देखा, वैसे ये क्वेश्चन आपका है एप्लीकेशन बेस्ड कि रितिका वांट्स टू बाय एंड सेल गुड्स ऑनलाइन। ऑनलाइन वो गुड्स को बाय और सेल करना चाहती है, तो पर्टिकुलर इस
टाइप की सर्विस को, वेब सर्विस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। ये किस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होता है? ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग गुड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक मींस का यूज करके, ऑनलाइन रहकर। मतलब कि आप जो वेबसाइट्स को यूज करते हो ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, मिंत्रा, ये सब क्या है? आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ट्रांजेक्शंस करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो बेसिकली। इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस। तो किस प्रोसेस के अंडर हम इसको यूज करते हैं? ई कॉमर्स, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, डिस्कस द पर्पस ऑफ फॉलोइंग शॉर्टकट कीज व्हाइल वर्किंग विथ वेब ब्राउजर। जब वेब ब्राउजर पर आप काम कर रहे होते हो तो ये दो शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं। नहीं करते हो तो समझ लो करना आपसे, ठीक है? क्या होते हैं इनके फुल फॉर्म? कंट्रोल प्लस एन, CTRL प्लस एन, कीबोर्ड में ही आपको मिल जाती है ना कि इस कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, तो CTRL की, इसके साथ जब आप एन को प्रेस करते हो तब आपके सामने वेब ब्राउजर में क्या चेंजेस होते हैं? क्या देखते हो आप? कि टू ओपन अ न्यू ब्राउजर विंडो, एक नई ब्राउजर विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। जैसे कंट्रोल एन से नई फाइल खुल जाती है, ठीक है? वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में यदि आपने काम किया होगा तो कंट्रोल एन से एक नई फाइल खुल जाती है। बिल्कुल वैसे ही वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर पे जब आप कंट्रोल एन प्रेस करते हो तो एक वेब ब्राउजर की नई विंडो आपके सामने ओपन होती है। ऑल्ट प्लस होम, अब होम की सभी ने देखी है ना, होम की होती है, एंड होता है, पेज अप, पेज डाउन कीज होती है कीबोर्ड में, वहीं पर आपको होम की भी मिलती है, ठीक है? डॉक्यूमेंट वगैरह में होम की प्रेस करते हो तो आप एकदम स्टार्टिंग लाइन पे आ जाते हो, कर्सर आपका एकदम स्टार्टिंग पे आ जाता है ना, वही होम की बात कर रही हूं मैं। तो ऑल्ट प्लस होम, अब कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये सब कीज भी एक साथ ही अरेंज होती है, स्पेशल कीज। ऑल्ट प्लस होम का जब यूज करते हो तो आपके सामने क्या ओपन हो जाता है? किसी भी वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाता है। मतलब जिस भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, सपोज आप अपनी स्कूल की वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो, स्कूल की वेबसाइट से आप अकेडमिक्स वाले टैग में चले गए और अकेडमिक्स में भी फिर फर्दर आप अपनी क्लास के अकेडमिक्स वाले पोर्शन पे आ गए हो, ठीक है? तो आप किसी वेब पेज में चले गए हो फर्दर वेबसाइट के, तो होम पेज पे यदि आपको आना है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप ऑल्ट होम को यदि क्लिक करते हो, सॉरी प्रेस करते हो तो होम पेज ओपन हो जाता है, राइट? सो ये हो गई कुछ शॉर्टकट कीज। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है ना? जब वेब ब्राउजर हमने समझा था तब मैंने आपको ये बताया भी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, गिव द एक्सपांशन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर पर्टिकुलर टैग्स लिखे हुए हैं, या हम बात कर लें कुछ एट्रीब्यूट्स भी दिख रहे हैं आपको, तो इनका एक्सपेंशन बताना है, इनका फुल फॉर्म बताना है। ऑल्ट, ALT, ऑल्ट का क्या मतलब होता है? ऑल्ट एक टैग है या एट्रीब्यूट है? पहले तो ये बता दो। तो ये क्या है? एक एट्रीब्यूट है। किस टैग का? इमेज टैग का। इमेज टैग बिना SRC के यूज नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हम इमेज का नाम लिखते हैं। सपोज नेम डॉट JPG, JPG में ही इमेज आपकी जनरली होती है, JPG, राइट? ओके, BMP इमेजेस भी हो सकती है। तो इमेज टैग सोर्स एट्रीब्यूट के साथ यूज किया जाता है। अब यदि इमेज आपकी सपोज डिस्प्ले नहीं हो रही है किसी कारण से, ठीक है, या डिस्प्ले हो भी रही है, तो आप चाहते हो कि यूजर जब उस इमेज पे कर्सर लेकर जाए, मतलब ये आपका पेज है, वेब पेज, यहाँ पर आपकी इमेज शो हो रही है। अब जब यूजर इस पे कर्सर लेकर जाए तो इस इमेज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो। जब कर्सर यहाँ जाए तो इस इमेज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो, इस इमेज से रिलेटेड। तो उसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं वो होता है ऑल्ट, जिसका क्या फुल फॉर्म होता है? तो आपको यहाँ पर इस इमेज से रिलेटेड ही कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रही है ना, कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है, तो जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इमेज शो नहीं होती है तो ऐसा क्रॉस का साइन आ जाता है इमेज पे, लेकिन आपको पता करना है इमेज किसकी है, किससे रिलेटेड है, तो कर्सर आप लेकर जाते हो तो यहाँ पर इस इमेज से रिलेटेड ऑल्टरनेट टेक्स्ट कुछ शो होता है। ओके, समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर ALT का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अब इस इमेज से रिलेटेड सपोज आपको यहाँ पे लिखना है कि ये नेम इमेज है, तो आपने यहाँ पर नेम इमेज लिख दिया कि इमेज रिलेटेड विथ नेम, सिंगल डबल इन्वर्टेड में ही लिखना टेक्स्ट। तो ऑल्ट इज यूज्ड फॉर ऑल्टरनेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। क्लियर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो सेकंड क्या लिखा हुआ है? ए टैग। अब ये टैग है, ये तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि कोई सा भी टैग HTML का इसी ब्रैकेट में लिखा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट में ही, है ना? ये वाला ब्रैकेट कभी आप यूज नहीं करते हो, ना आप ये वाला ब्रैकेट यूज करते हो, ना आप पैरेंथेसिस यूज करते हो। तो इस पर बेस्ड MCQ भी बनता है कि HTML में कैसे किस सिंबल का, किस ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है टैग को डिफाइन करने के लिए। तो एंगुलर ब्रैकेट, इन्हीं को एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। फाइन।
अब यहाँ पे ए टैग की बात कर रहे हैं हम। ए टैग किस लिए यूज किया जाता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एंकर टैग। एंकर्स को, लिंक को क्रिएट करने के लिए, लिंकिंग करने के लिए बेसिकली इस टैग का यूज किया जाता है। दो टाइप की लिंकिंग देखी थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग एक ही पेज में अलग अलग सेक्शंस को लिंक करने के लिए, एक्सटर्नल लिंकिंग एक पेज पे क्लिक करो आप तो किसी लिंक पे क्लिक करो आप तो अनदर वेब पेज ओपन हो जाए। तो मल्टीपल पेजेस पे भी लिंक क्रिएट कर सकते हो, एक सेम पेज पे भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हो विद द यूज ऑफ एंकर टैग, जिसके लिए ए टैग का यूज किया जाता है। ओके, समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखो जितने भी अभी तक हमने टैग देखे, अभी 2 मार्क्स तक या एमसीक्यूज तक, कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स को ही देखा। वो इंपॉर्टेंट टैग्स जो है वो अपने माइंड में रिकॉल करते चलो। मैं बता चुकी हूँ, हर बार सैंपल पेपर में मैंने बताया है, हर सैंपल पेपर में आपको ये टैग्स भी मिलेंगे। इवन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे ना तो आपको यही सारे टैग्स मिलेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन और में दिया हुआ है, मतलब 2 मार्क्स से क्वेश्चन में 14 और में देखा, अब 18 भी आपको और में मिलेगा। क्या है, राइट द HTML कमांड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग इन योर वेब पेज। वेब पेज में इस कमांड को डिस्प्ले करवाना है, इसके लिए आप किस टैग का यूज करोगे, इस कमांड को डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या लिखोगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में। क्या लिखा है देखो, a² + b², एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ओके, सो द HTML कमांड इज, इसके लिए जो HTML कमांड होगी वो ये होगी। मतलब यहां पे आपको 2 टैग यूज किए जाते हैं, एक सुपरस्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट। 2 टैग का यदि आपने नाम सुना हो, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, समझा देती हूं। सुपरस्क्रिप्ट जब आपको पावर शो करनी है, पावर समझते हो, पावर हमेशा ऊपर होती है। जैसे मैंने लिखा x² + y² + z², तो ये आपकी पावर हो गई। सुपर मतलब कि ऊपर। जब पावर आपको शो करनी होती है तो सुपर टैग का यूज किया जाता है, SUP, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, जिसका फुल फॉर्म है एक्चुअली। ओके, तो याद रखो कि SUP टैग जो होता है, सब सुपरस्क्रिप्ट टैग जो होता है, सुपर मतलब ऊपर, पावर आपको जब शो करनी है। लेकिन वहीं जब मैंने ऐसा लिखा H2O, तो यहाँ पे जो 2 है वो नीचे आ गया, है ना, कैरेक्टर के नीचे आ गया, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, SUB टैग का। तो ये याद रखोगे ना, सुपर मतलब ऊपर, इट मीन्स आपको ये ध्यान रहेगा कि पावर कैलकुलेट करनी है या पावर या एक्सपोनेंशियल बताना है तो हम SUP टैग का यूज करेंगे, ना कि SUB, क्योंकि जनरली बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि SUP लगाना या SUB टैग लगाना है, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का यूज करना है। तो सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, मतलब पावर को आपको यूज कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ देखो A लिखा हुआ है, एज इट इज सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करा, जिससे कि ये 2 जो है ये A की पावर बन जाएगा, और सुपरस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, क्योंकि ये जो टैग होता है आपका कंटेनर टैग होता है। सिंपल इसी तरीके से प्लस साइन लिखा, B लिखा, फिर वापस सुपर टैग को यूज कर लिया है, सुपरस्क्रिप्ट टैग को, और इसमें 2 लिखा है, तो जिससे ये 2 क्या बन जाएगा, B की पावर बन जाएगा। फाइन, तो कोड समझ में आ गया, बहुत इजी कोड था, 2 मार्क्स में क्यों पूछा है इसका रीजन भी समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस में भी बन सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपर और सबस्क्रिप्ट टैग में डिफरेंस बता दो, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आपसे a² + b² की जगह इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, H2O के लिए कोड लिखकर बताओ तो सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करना। सो कैसा भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है, दोनों चीजें मैंने यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी आपको। फाइन, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, विच ऑप्शन प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूजर टू सिक्योरली एंटर अ पासवर्ड इन HTML फॉर्म। HTML फॉर्म में आपको पासवर्ड एंटर करना है, तो उसके लिए कौन सा सिक्योरली वे आप यहाँ पे यूज करोगे, कैसे आप उस कौन से ऑप्शन का आप बेसिकली यहाँ यूज करोगे। सो HTML में फॉर्म्स हमने क्रिएट किए हैं। HTML फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज करते हैं, इनपुट टैग का यूज करते हैं। जब आपको कुछ इनपुट करना होता है तो फॉर्म बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किए जाते हैं ना। आप बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी फॉर्म फिल करते हो, तो फॉर्म में आप क्या भरते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन ही भरते हो, कुछ ना कुछ इनपुट ही देते हो ना। तो HTML में भी आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। जो ऑनलाइन आप फॉर्म देखते हो वो HTML लैंग्वेज में ही क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें फॉर्म टैग का यूज किया जाता है। और फॉर्म टैग में इनपुट देने के लिए, फॉर्म में इनपुट देने के लिए हम इनपुट टैग का बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ पर इनपुट एलिमेंट का ही यूज किया जाएगा टू ऑफ टाइप पासवर्ड प्रोवाइड अ वे फॉर यूजर टू सिक्योरली एंटर अ पासवर्ड इन HTML फॉर्म, ठीक है। क्यों, जब आपने देखा होगा इस तरीके का कोई लॉगिन स्क्रीन आती है, तो लॉगिन स्क्रीन में यहाँ पे यूजर आईडी होता है और यहाँ पर पासवर्ड होता है। यहाँ आप अपना यूजर नेम लिखते हो, सपोज मैंने यूजर नेम लिखा है एडमिन, और जब आप पासवर्ड लिखते हो तो पासवर्ड आपका इस तरीके से स्टार से शो होता है। मतलब कि ये पासवर्ड किसी को विजिबल नहीं होता, स्टार मतलब सिक्योरली कहीं ना कहीं शो हो रहा है। कोई अदर यूजर यदि पास में बैठा भी तो उसे पासवर्ड दिखेगा नहीं, क्योंकि आप ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना पासवर्ड, ये सिक्योर है,
ठीक है। तो इस तरीके का सिक्योर पासवर्ड आपको यदि क्रिएट करना है तो इसके लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं वो इनपुट टैग होता है, और ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम HTML का फॉर्म टैग यूज करते हैं। इसमें इनपुट में आप टाइप का यूज करते हो कि आप टाइप टेक्स्ट बॉक्स लेना चाह रहे हो या आप क्या लेना चाह रहे हो, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो आप लेना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन कर देते हो। ठीक है, फॉर्म में जो भी आपको ऑप्शन क्रिएट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। अब सेक्शन सी दैट इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको मिलेंगे 3 मार्क के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस। ओके, अब 3 मार्क के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इस सेक्शन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो साइबर एथिक्स का पहला क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिलेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, फिर हम उसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले ये जान ले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहली बात तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई क्या, जब आप ऑनलाइन अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी या डिजिटल एसेट्स को क्रिएट करते हो राइट। तो जो भी आपकी डिजिटल एसेट हुई, डिजिटल प्रॉपर्टी हुई, लाइक आपका कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई इमेज, कोई आर्टिकल आपने लिखा है, कोई सॉन्ग आपने कंपोज किया है राइट। सो वो डिजिटल एसेट, वो डिजिटल प्रॉपर्टी आपकी है, उस पर किसका राइट है, उस पर आपका राइट है जिसने उसे क्रिएट किया है। ठीक है, सो मेरी बात समझ में आ गई। सो ये हो गया आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये कितने टाइप की हो सकती है, ये 3 टाइप की हो सकती है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है पेटेंट। अब पेटेंट क्या होते हैं, पेटेंट जनरली यूजर की इन्वेंशन होती है। ठीक है, कैसे, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट गिव्स द इन्वेंटर सोल राइट टू मेक, सेल और यूज एन इन्वेंशन। यहाँ पर उस इन्वेंटर का ही हक होता है कि वो अपनी इन्वेंशन को सेल कर सकता है या फिर किसी और यूजर को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सो इन्वेंटर का पूरा राइट होता है अपने पेटेंट को क्रिएट करने का। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्संस, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी कैन गेट देयर इन्वेंशन कवर्ड अंडर अ पेटेंट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। पेटेंट बेसिकली इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं कोई अनऑथराइज्ड यूजर पर्टिकुलरली उसे यूज ना कर सके। और यहाँ पर इसकी जो इन्वेंशंस होती है उसके राइट सिर्फ पेटेंटी को ही होते हैं, मतलब उस इन्वेंटर को ही होते हैं। वही चाहे तो उसे सेल कर सकता है, उसे प्रोवाइड करवा सकता है अदर यूजर्स को। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क जैसे कि किसी भी कंपनी का लोगो वगैरह जो होता है आपने देखा होगा, तो वो ट्रेडमार्क कहलाता है। अ लोगो और अ सिंबल दैट इज प्रिंटेड ऑन अ बिजनेस आइटम टू मेक इट एक्सक्लूसिव इज नोन एज ट्रेडमार्क। अ ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। अब ये 10 ईयर्स के लिए ट्रेडमार्क वैलिड रहता है, फिर हमें इसे रिन्यू करवाना होता है। जैसे लाइसेंस वगैरह होता है ना, रिन्यू करवाना होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ट्रेडमार्क को भी एक टाइम लिमिट के बाद रिन्यू करवाना होता है, जैसे कि 10 ईयर्स। अब ट्रेडमार्क हर एक चीज के डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, सपोज आपने कोई इमेज अपनी अपलोड करी, ठीक है, इंटरनेट सर्वर पर, पब्लिक इमेज हो गई। अब उस पर कॉपीराइट लगा हुआ है, मतलब आपने अपना नाम उस पर लिखा हुआ है, एक कॉपीराइट लगाया हुआ है कि कोई और यूजर उस पर्टिकुलर इमेज को अपना नाम बताकर यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि ऐसा करता है तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, जिसे हम प्लेजियरिज्म कहते हैं। सो कॉपीराइट क्या हुआ कि आपका जो आर्टिस्टिक वर्क है, आपका जो भी चीज आपने क्रिएट करी, आपका जो आइडिया है वो आप ही का है, उस पर आप अपना नाम या अपना कोई साइन या अपना कुछ भी लगा देते हो, लाइक जिसे हम कॉपीराइट कहते हैं। सो इट इज अ राइट दैट इज ग्रांटेड बाय लॉ to the creator or inventor for his or her original work. The rights concerning a copy of any product are reserved. कि कोई और यूजर उस वर्क को कॉपी नहीं कर सकता है, वो रिजर्व्ड हो जाता है बाय द क्रिएटर और द कंपनी दैट हैज पब्लिश्ड द वर्क। कॉपीराइट कवर्स लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क सच एज बुक्स, प्लेज, आर्टिकल्स, म्यूजिक कंपोजिशंस एंड मच मोर। ओके, सो तीनों समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन प्लेजरिज्म का भी बनता है। जब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, मतलब यहाँ पे प्लेजरिज्म जैसा केस होता है। क्या होता है प्लेजरिज्म, कि जब आप बिना ऑनर की परमिशन के किसी के कॉपीराइटेड वर्क को यूज कर लेते हैं, उसको बिना बताए अपना नाम देकर यूज कर लेते हो, तो इसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं। फाइन। 21 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन जो हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट था राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका फुल फॉर्म दैट इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये आपसे MCQ में भी पूछा जाता है। प्लेजरिज्म को डिफाइन करने को भी आता है, प्रीवियस सैंपल पेपर्स में आप देख चुके हो। दे आर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर से पूछी जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो साइबर एथिक्स वाले चैप्टर से पूछा जाता है वो सॉफ्टवेयर, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका OSS, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर राइट। ये भूलना मत, इसको अच्छे से कर लेना, ये आपके पेपर में छप चुका है क्वेश्चन, मान के चलो। 21st क्वेश्चन, आयुष इज अ ओनर ऑफ अ स्मॉल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर टॉयज फॉर चिल्ड्रन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। He decided that it would be beneficial to the company to create a website which would allow customers to order online. क्वेश्चन अच्छा है। आयुष ऑनर है एक छोटी सी कंपनी का जहां पे
चिल्ड्रंस के लिए टॉयज बनाए जाते हैं। ही डिसाइडेड इट वुड बी बेनिफिशियल टू द कंपनी टू क्रिएट अ वेबसाइट, क्या वो अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाए वो बेनिफिशियल होगा, उसने ऐसा डिसाइड किया कि बनाना चाहिए। विच वुड अलाउ कस्टमर्स टू ऑर्डर ऑनलाइन, जिसकी मदद से कस्टमर्स ऑफलाइन ना अब ऑनलाइन भी ऑर्डर करे, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका बिजनेस भी इससे ग्रो होगा यदि वो वेबसाइट बनाएगा तो। सो गिव एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इंटरनेट टू परचेज गुड्स, तो गुड्स या टॉयज इस तरीके से इंटरनेट से ऑनलाइन रहकर परचेज करना, इसका एक एडवांटेज हमें बता दीजिए यहाँ पर। Yes, so e-purchasing is convenient as we can purchase goods 24 hours and 7 days as per our convenience. आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आपको दुकान पर विजिट करने की जरूरत नहीं है, भटकना नहीं है आपको मार्केट में, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाएगा। सबसे मेन चीज कि आप टाइम बाउंड नहीं रहोगे, आप 24/7 आवर्स कभी भी शॉपिंग कर सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पर ई परचेसिंग का एग्जाम्पल जो मैंने बताया 4, इनमें से आप कोई भी 1 या 2 लिखकर आ सकते हो। फाइन। Next, explain how a customer who did not know the company's website address could gain access to the site. वो कस्टमर्स जिन्हें कंपनी का वेब एड्रेस नहीं पता है, भाई वेबसाइट का एड्रेस पता होगा जब भी आप एक्सेस कर पाओगे, तो वो कैसे, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, उन्हें कैसे पता चलेगा, ये कस्टमर के लिए कैसे यूजफुल होगा, वो एक्सप्लेन करना है। सो थ्रू सर्च इंजन, यहाँ पे जिसका यूज करेंगे वो होगा सर्च इंजन। सर्च इंजन की मदद से, जैसा कि पहला दूसरा क्वेश्चन ही हमने एमसीक्यू में देखा था, सर्च इंजन की मदद से आप नेट सर्फिंग करते हो, आपको जो नहीं पता होता है वो भी आप सर्च कर लेते हो ना, राइट। तो सर्च इंजन की मदद से आप यहाँ पर पर्टिकुलर शॉप का या फिर जिस भी वेबसाइट को आपको एक्सेस करना है उसको, उसका एड्रेस सर्च कर सकते हो। व्हेन वी विल सर्च फॉर अ कंपनी दैट सेल्स टॉयज फॉर चिल्ड्रन, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अस लिंक फॉर दिस कंपनीज वेबसाइट। ओके, सो समझ में आ गई बात कि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका बेस्ड है सर्च इंजन पर, और जो देखा हमने प्रीवियसली अभी इंटरनेट की वेब सर्विस पर, उसी चैप्टर से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। फाइन, मतलब सेकेंड चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्म अ CSS कोड। अब आपको क्या करना है, एक CSS कोड क्रिएट करना है विद इन द हेड टैग। तो किस टैग के अकॉर्डिंग आपको CSS कोड बनाना है, ये ध्यान दो। हेड टैग के अंदर CSS कोड अप्लाई करना है फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। मतलब CSS का MCQ के बाद ये 3 मार्क में पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट करना है आपको। हेड टैग के अंदर आपको स्पेसिफिकेशन देना है बैकग्राउंड कलर ब्लू। सेकेंड, फॉर द पैराग्राफ फॉन्ट फैमिली इज डॉटम एंड कलर ऑफ टेक्स्ट इज रेड। फॉन्ट का जो फैमिली होगा, मतलब फॉन्ट का जो टाइप स्टाइल होगा वो डॉटम रखना है और फॉन्ट का कलर रेड रखना है। हेडिंग शुड बी इन ब्लैक कलर। हेडिंग जो होगी H1 टैग में जो हम हेडिंग देते हैं वो रेड कलर की होगी। तो यहाँ पर P टैग का यूज होता है, यहाँ पर H1 के लिए H1 हेडिंग टैग का यूज कर लेते हो। बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो बॉडी टैग में हम स्पेसिफाई करते हैं, है ना। ये टैग के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हमें CSS कोड हेड टैग में बताना है, तो हेड टैग में जब आप यूज करोगे तो आप स्टाइल टैग का यूज कर लेना। स्टाइल टैग में हम CSS की सारी स्टाइल्स को स्पेसिफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दी कोरोस्पॉन्डिंग टैग्स। तो क्या लिखा देखो इसके लिए, हेड टैग स्टार्ट कर लिया। ओके, हेड टैग के अंदर हमने किस टैग का यूज करा इन CSS को स्पेसिफाई करने के लिए, स्टाइल टैग का। HTML की बात करते तो ये सारी चीजें हम बॉडी टैग में स्पेसिफाई करते हैं, हेड में नहीं। लेकिन जब हेड टैग में स्पेसिफाई करना है, मतलब यहां आप यूज कर रहे हो किस टाइप की स्टाइल को, इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। ओके, सो यहाँ पे स्टाइल टैग का हम यूज कर रहे हैं और इस स्टाइल टैग में बॉडी सिलेक्टर का यूज किया, उसकी प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी बैकग्राउंड कलर कॉलन लगा के ब्लू। फिर हमने P सिलेक्टर का यूज किया, पैराग्राफ सिलेक्टर का, जिसमें कलर रेड, मतलब फॉन्ट का कलर रेड, और फॉन्ट फैमिली डॉटम सेट कर दी। फिर हमने H1 टैग का यूज किया, मतलब H1 सिलेक्टर का, कलर यहाँ पे ब्लैक सेट कर दिया। तो कैसे सेट करते हो आप, स्टाइल टैग में जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट को यूज करना होता है उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टैग, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग टैग की। कर्ली ब्रेसेस में स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी को, और यहाँ पर सॉरी सिलेक्टर लिखते हैं ना, प्रॉपर्टी तो दूसरी चीज हो जाती है। देखो क्या लिखना है आपको, उसको कॉरस्पॉन्डिंग समझोगे तो सिलेक्टर लिखते हैं। सिलेक्टर होता है आपका टैग के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, टैग के कॉरस्पॉन्डिंग, फाइन। और फिर इस सिलेक्टर के अंदर हम प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं। प्रॉपर्टी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, आपके एट्रीब्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके। और प्रॉपर्टी की वैल्यू स्पेसिफाई करते हो कॉलन लगा के प्रॉपर्टी की वैल्यू स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। और सेमी कॉलन से एंड करते हो। इसी तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यू दे सकते हो आप। सो यहाँ पे
टैग के अकॉर्डिंग देखें तो एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू के साइन के साथ आप वैल्यू देते हो और कॉमा लगा के मल्टीपल एट्रीब्यूट वैल्यू को सेट कर पाते हो। सो ये मैंने आपको किसके अकॉर्डिंग बता दिया है, दोनों के अकॉर्डिंग। HTML में टैग होता है तो यहाँ पर सिलेक्टर होता है, HTML में एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू वैल्यू सेट करते हो, ठीक है, और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स का आप यूज करते हो, यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट को प्रॉपर्टी कहते हैं, कॉलन से सेपरेट करते हैं और वैल्यू लिख देते हैं और सेमी कॉलन से ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू को एक्सेस कर पाते हो, जो बिल्कुल यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, सो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई कि सिलेक्टर प्रॉपर्टी की मदद से आप CSS को क्रिएट करते हो, स्टाइल शीट्स क्रिएट करते हो, जिसमें बॉडी टैग में हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, P पैराग्राफ टैग में कलर सेट कर दिया, फॉन्ट फैमिली को यूज कर लिया और H1 टैग में कलर सेट कर दिया, ठीक है। सो ये तीन जो हमें ऑप्शंस दिए थे वो तीनों हमने यूज कर लिए। एक एक नंबर के अकॉर्डिंग ये पूछे आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है समझ में आया। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते थे कि किस टाइप का स्टाइल शीट है ये, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट 3 टाइप की देखी थी, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, इंटरनल में स्टाइल टैग का यूज करते हैं और एक्सटर्नल में हम एक स्टाइल शीट बना लेते हैं, उसको स्टाइल शीट से सेव कर देते हैं CSS से और उसको हम लिंक एट्रीब्यूट के थ्रू लिंकिंग करते जाते हैं डिफरेंट वेब पेजेस के साथ। ओके, और 22 क्वेश्चन और में मिलेगा, CSS का क्वेश्चन ही रहेगा यहाँ पर। डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ CSS। अब CSS के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस तो हमने अभी तक देख लिए कि आपको अपने HTML पेज को, वेब पेज को बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बनाना है, कम कोड में लिखना है तो आप CSS का यूज़ करते हो। बट व्हाट अबाउट इज डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला तो इसके जो सिंटेक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं HTML से। जैसे मैंने अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना कि एंगुलर ब्रैकेट्स में आप HTML टैग लिखते हो तो कर्ली ब्रेसेस में हम CSS का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो HTML से CSS के कोड डिफरेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। CSS syntax and styles are different from HTML, so even if we have learned all the HTML tags in detail, we still need to learn CSS coding in case we wish to use CSS in HTML। मतलब यदि आपने HTML सीखा है तो आपको CSS भी सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरली आपको सिर्फ यही सीखना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट को आप किस में लिखते हो, टैग्स में, एंगुलर ब्रैकेट्स में, लेकिन यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। सो कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो ये एक लिमिटेशन वाला पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखो, CSS बिहेव्स डिफरेंटली विद डिफरेंट ब्राउजर्स। अब HTML के कोड जब आप डिफरेंट ब्राउजर पे रन करते हो ना तो कहीं ना कहीं एक हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन CSS के कोड क्या होते हैं, अलग अलग ब्राउजर पे अलग अलग तरीके से शो होते हैं। सो CSS इज कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट एवरी ब्राउजर। Websites or web pages developed using CSS may not appear same while viewing in different browsers. So CSS web pages appear different in different browsers. Okay? Third, 3 डिसएडवांटेज लिख रहे हैं क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब ये डिटेल में डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन करके नहीं आओ या डायरेक्टली आप 3 पॉइंट लिख दो, ये आपकी चॉइस है। मार्क्स आपको अच्छे ही मिलेंगे, बट 3 पॉइंट लिख कर आना। वल्नरेबिलिटी क्या हो गया, CSS files can be externally linked to all the web pages of the website। ये हमने देखा। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आप क्या करते हो, एक CSS फाइल अलग से बना लेते हो और उसको लिंक करते चलते हो लिंक टैग के साथ। All web pages will import the formatting styles, but in case if a CSS file is misplaced or gets damaged, none of the web pages will reflect the formatting applied using that CSS। क्या समझाया यहाँ पे, वल्नरेबिलिटी मतलब एक कठिनाई भी होती है, एक प्रॉब्लम भी होती है। जो आपने एक CSS फाइल बना ली, ठीक है, ये आपने एक CSS फाइल बना ली, ठीक है, इस CSS फाइल का नाम हमने sty.css दे दिया। अब इसने आपने यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्टर्स और प्रॉपर्टीज क्रिएट कर लिए, बॉडी टैग के लिए, पी टैग के लिए एंड ऑल। अब इसको आप मल्टीपल वेब पेजेस के साथ, ये वेब पेज 1 हो गया, ये दूसरा वेब पेज हो गया, वेब पेज 2, और फिर आपने इसी तरीके से वेब पेज 3 क्रिएट किया। इस स्टाइल शीट को यहाँ भी लिंक कर दिया, यहाँ भी लिंक कर दिया, यहाँ भी लिंक कर दिया। अब सपोज कि स्टाइल शीट आपके सिस्टम से डिलीट हो गई या ये स्टाइल शीट करप्ट हो गई है ना, तो क्या होगा, आपने जो यहाँ फॉर्मेटिंग लिखी थी वो फॉर्मेटिंग यहाँ से तीनों वेब पेजेस से हट जाएगी। सो बेसिकली इसी को हम क्या कह रहे हैं कि ये वल्नरेबिलिटी भी इसमें होती है। ओके, कि जो भी चेंजेस स्टाइल शीट में होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे आपके वेब पेजेस में। यदि स्टाइल शीट एक बार डैमेज हो गई तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। सो आपको कुल मिला के तीनों डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए। मैंने डिटेल में लिखे हुए हैं, आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आप सिर्फ नाम भी लिख कर आ सकते हो, आप पॉइंट वाइज तीनों को लिख कर भी आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फ्यू नेट एटिकेट्स यूज्ड इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 और में था, अब 23। 3 मार्क्स का पहला और का क्वेश्चन 22 ही मिलेगा। 23rd क्वेश्चन में आपको कुछ नेट एटिकेट्स के बारे में बताना है जो कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं।
नेट एटिकेट्स, जो एटिकेट्स आप घर में रहते हो, स्कूल जाते हो, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में बिहेव करते हो किस डिसिप्लिन में, किस मैनर में, वो एटिकेट्स कहलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो ऑफलाइन आप एटिकेट्स को फॉलो करते हो वैसे ही आपको ऑनलाइन भी फॉलो करने होते हैं। तो जो ऑनलाइन एटिकेट्स को, मैनर्स को हम यूज करते हैं वो नेट एटिकेट्स बन जाते हैं। तो ऑनलाइन आप किस तरीके से बिहेव करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, बेसिकली उसी के 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो इस आंसर को मैंने आपको लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में शो किया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का ऐसा भी बन सकता है, डिफाइन नेट एटिकेट्स, तो आपको नेट एटिकेट्स की डेफिनेशन लिख कर आना है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट 2 नेट एटिकेट्स या राइट 3 नेट एटिकेट्स या राइट 4 नेट एटिकेट्स, तो आपको यहाँ पर कुछ नेट एटिकेट्स लिखकर आने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे नेट एटिकेट्स वाला जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। नेट एटिकेट्स रिफर्स टू इंटरनेट नेट एटिकेट और द यूज ऑफ गुड मैनर्स in online communications such as email, forums, blogs, social networking sites, इन्हीं का यूज करते हैं ना। आप जब ऑनलाइन जाते हो आप, तो या तो आप ईमेल शेयर करते हो या फिर आप अपने फोटोज वीडियोस को पोस्ट करते हो, सोशल मीडिया वेबसाइट्स का यूज करते हो, चैटिंग करते हो। सो सच एटिकेट्स आर इंपॉर्टेंट टू बी यूज्ड एज ऑनलाइन कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। अब यहाँ पे कुछ नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन आप करते हो, राइट? तो उसके लिए जो एटिकेट्स हुए वो क्या हुए? पहला, द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो एक्यूरेट हो, फैक्ट्स जो भी हो वो सही तरीके से लिखे गए हो, ठीक है? आप चेक करो कि जो आप लिख रहे हो, जो आप एडवाइस बता रहे हो वो सही भी है कि नहीं है। ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड टू सपोर्ट लर्निंग इन एथिकल मैनर, जो भी ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज का आप यूज कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए? वो प्रॉपर होने चाहिए कि एथिकल मैनर में होने चाहिए। डिस्कशन जो आप कर रहे हो वो हेल्दी डिस्कशंस हो, प्रमोटेड हो, ठीक है, ऑनलाइन फोरम्स वगैरह में। समझ में आया? नेक्स्ट नेट एटिकेट देखो, इट इज बेस्ट टू इग्नोर इन्फ्लेमेटरी कमेंट्स बाय ट्रॉल्स, किसी भी तरीके का रॉन्ग मिसबिहेव नहीं करना है, सही कमेंट ही करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट आपको नहीं करने होते हैं। दीज आर इंटरनेट यूजर्स टू ट्राई टू बेट अदर यूजर्स इनटू अ रिएक्शन। अदर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड एज इक्वल्स, जैसे आप सभी को रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही आपको हर किसी को रिस्पेक्ट करना है, इक्वल रिस्पेक्ट देना है। द करेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज, ओके, व्हाइल कम्युनिकेटिंग। द पर्सनल इंफॉर्मेशन शुड नेवर बी रिवील्ड ऑनलाइन, कभी भी अपनी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन को आपको ऑनलाइन रिवील नहीं करना है। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी मेड टू इंश्योर दैट नो वन कैन हैक योर प्रोफाइल, पासवर्ड भी ऐसा रखो जो इजीली हैक ना हो पाए, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है, अपर केस, लोअर केस लेटर, नंबर, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, इनका यूज करके। एनीवन हु इंडल्ज इन एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन शुड बी ब्लॉक्ड एंड रिपोर्टेड, जो भी आपको इस तरीके के कमेंट करता है, जो इंडल्जेस होते हैं, जो सही नहीं होते हैं, जो आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं, तुरंत उस पर्सन को ब्लॉक करो और रिपोर्ट करो। फाइन, ये चीजें समझ में आ गई। कुछ नेट एटिकेट्स होते हैं जो हमें इंटरनेट पर रहकर, ऑनलाइन रहकर फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी। सेक्शन सी हमने देख लिया, सेक्शन डी दैट इज लॉन्ग आंसर। सो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग? 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलना है। फाइन, एक ही क्वेश्चन आपको 4 मार्क के अकॉर्डिंग मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगी चॉइसेस अगेन। ओके, समझ में आया? देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। आंसर दी फॉलोइंग, पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर करना है। फर्स्ट है, व्हाट इज डेटा सेल? डेटा सेल क्या होता है? नेम द टेबल टैग विच इज यूज्ड एज डेटा सेल। अब देखो, टेबल सभी को पता है क्या होती है, तो टैब्यूलर डेटा जब आपको क्रिएट करना होता है तब हम टेबल का यूज करते हैं। इस तरीके से टेबल्स आप क्रिएट कर लेते हो। सपोज आपको स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है तो स्टूडेंट का नंबर, रोल नंबर, नेम स्टूडेंट का, देन क्लास, ये हमने एक टेबल क्रिएट करी, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट के डेटा को क्रिएट करते हो, ठीक है। सो डेटा सेल क्या होता है? डेटा सेल बेसिकली वो सेल जहां पर आप डेटा को इनपुट करते हो, टेबल में डेटा क्रिएट करते हो, तो जहां डेटा क्रिएट कर रहे हैं वो डेटा सेल होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होती है। देखो, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बन रही है वो डेटा सेल बनती है। अब यहाँ पे आप डेटा इनपुट कर लो। सपोज आपने 1101 ABC नाम, फर्स्ट क्लास, 2102 XYZ, इस तरीके से आपने डेटा इनपुट कर लिया, तो ये एक टेबल क्रिएट हो गई। अब ऐसे टेबल क्रिएट करने के लिए जिस टैग का हम यूज करते हैं वो होता है आपका टेबल टैग। इस टेबल टैग में डेटा सेल में डेटा क्रिएट करने के लिए हम TD टैग का यूज करते हैं। TD टैग की मदद से आप टेबल का डेटा क्रिएट करते हो। और रो को क्रिएट करने के लिए, जैसे देखा जाए तो इस टेबल में 1 2 3 4 5 रो है, तो रो क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का यूज करते हैं। और ये सभी टैग कंटेनर टैग होते हैं। फाइन, आप क्वेश्चन देख लो।
व्हाट इज डेटा सेल? तो डेटा सेल्स डिफाइन अ सेल ऑफ टेबल दैट कंटेन्स डेटा। वो सेल जो कि डेटा कंटेन करती है वो डेटा सेल कहलाती है। द डेटा सेल इज कोडेड विथ टीडी टैग ऑफ टेबल टैग। टीडी टैग से हम इसको कोड करते हैं। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। द कंटेंट इन द टेबल डेटा सेल इज नॉर्मल एंड लेफ्ट अलाइंड। जो भी कंटेंट होता है वो नॉर्मल होता है, लेफ्ट अलाइंड होता है, डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन। ये जिन पे सर्कल लगा दिए ना, ये एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डेटा एंटर करना है टेबल में तो टीडी टैग का यूज करते हैं, टेबल में रो क्रिएट करना है तो टीआर टैग का यूज करते हैं, और टीडी का फुल फॉर्म टेबल डेटा, टीआर का फुल फॉर्म टेबल रो। डिफॉल्ट जो डेटा होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है और नॉर्मल होता है। कैन यू इंसर्ट हाइपरलिंक इनसाइड द टेबल सेल? क्या आप इसमें हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हो? मतलब कुछ इस तरीके से कि यदि इस टेबल में हमने एक कॉलम और बना लिया, कौन सा कॉलम बना लिया? फोटो वाला कॉलम, कि हर एक स्टूडेंट का फोटो भी शो हो, तो यहां पर आपने लिंक क्रिएट करी। जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तब स्टूडेंट का फोटो दिखेगा, यहां पे स्टूडेंट की पिक्चर होगी। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर आप लिंक क्रिएट कर रहे हो, तो क्या टेबल में आप लिंक भी क्रिएट कर सकते हो? यस, वी कैन क्रिएट अ लिंक इनटू द टेबल विथ द टैग। कौन सा टैग से? एंकर टैग से आप लिंकिंग क्रिएट कर सकते हो। सो एंकर टैग आप कहां यूज करोगे? डेटा सेल में यूज करोगे, इस पर्टिकुलर सेल में आप एंकर टैग लगाओगे। सो यस, इन स्पाइट ऑफ टेक्स्ट वी जस्ट हैव टू इंसर्ट द एंकर बिटवीन द टीडी टैग। तो टीडी टैग के अंदर आप इस तरीके से ये टीडी टैग स्टार्ट किया और एंकर टैग का यूज कर लिया। एचआरईएफ एट्रीब्यूट से जिस भी पेज की लिंकिंग आपको करनी है वो आपने एचआरईएफ में रेफरेंस डाल दिया, उसका लिंक डाल दिया, लिंक क्रिएट कर लिया, इज इक्वल्स टू एंकर टैग को क्लोज कर दिया और टीडी टैग को क्लोज कर दिया। तो एंकर टैग में इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर आप उस वेब पेज पे पहुंच जाओगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, व्हाट इज टेबल? नेम द बेसिक कमांड्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या बेसिक कमांड्स होती हैं? तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया कि टेबल यदि आपको क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है? टेबल क्रिएट करना है, तो बेसिक जो टैग होता है टेबल क्रिएट करने के लिए वो क्या होता है? टेबल टैग। ये टेबल क्रिएट करने के लिए आपको पूरा कोड टेबल टैग में लिखना होगा। टेबल रो क्रिएट करने के लिए टीआर टैग लिखना होगा। टीआर के अंदर फिर आप टीडी और टीएच टैग का यूज करते हो। टीडी टेबल डेटा क्रिएट करने के लिए और टीएच टेबल हेडिंग क्रिएट करने के लिए। कैप्शन टैग टेबल का कैप्शन सेट करने के लिए। सो कुल मिला के बात समझ में आई कैसे यूज करना है? आपको टेबल टैग यूज कर लेना है। टेबल टैग में पहले आपको टेबल की हेडिंग सेट करना है, तो हेडिंग भी एक रो में है, ये हो गई आपकी रो नंबर 1। ठीक है, तो पहले हम रो 1 क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आप टीएच का यूज करके SN सीरियल नंबर वगैरह इस तरीके से आप क्रिएट कर लो। ठीक है, मल्टीपल टीएच टैग। फिर यहाँ पे आ जाओ, आप टीआर टैग क्लोज कर दो। फिर नेक्स्ट टीआर में अब आप क्या क्रिएट करने वाले हो? टेबल की रो। तो टेबल की रो में आप सबसे पहले क्रिएट करते हो टेबल डेटा। तो टेबल डेटा में आपने क्रिएट कर लिया 1, टेबल डेटा क्लोज। इस तरीके से फिर 101 ABC सब क्रिएट कर लो, टेबल रो क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये टेबल रो आपकी 2 हो गई। ये 2 के लिए आपने यहाँ पे कोड लिखा, ये 1 के लिए आपने कोड लिखा। नाउ यहाँ पे आप टेबल टैग क्लोज कर दो, तो इस तरीके से ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। मल्टीपल टीडी टैग्स आ जाएंगे, जितनी टेबल रो होगी इतनी बार आपको टीडी टैग लगा देना है। ठीक है, समझ में आ गया? सो क्या बेसिक टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, राइट HTML कोड टू डिस्प्ले द टेबल विथ बॉर्डर ऑफ 5px। अब यदि टेबल की बॉर्डर आपको डिस्प्ले करवानी है, टेबल की बॉर्डर यदि आपको डिस्प्ले करवानी है, बॉर्डर मतलब क्या? बॉर्डर मतलब जो टेबल में आपको बॉर्डर दिख रही है ना, कि आपको रो कॉलम प्रॉपर दिखे, शो हो, ये जो रेड कलर की बॉर्डर दिख रही है जो हमने सेक्शंस बनाए, ये यदि आप चाहते हो तो आपको क्या सेट करना होता है? तब आपको टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट सेट करना होता है, दैट इज बॉर्डर इज इक्वल्स टू 5। मतलब टेबल टैग के साथ यदि आपने बॉर्डर सेट करा तब आपकी टेबल शो होगी, अदरवाइज टेबल शो नहीं होगी। अब ये कोड देखो क्या लिखा हुआ है। ये कोड बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि एक टेबल है जिसमें 5 PT की 5 पिक्सल के अकॉर्डिंग एक बॉर्डर आपको यहाँ शो होगी। ये बॉर्डर यहाँ शो हो रही है जिसमें 2 रो हैं जिसमें L और 2 है। तो ये हो गई आपकी पहली रो जिसमें L लिखा है, ये हो गई दूसरी रो जिसमें 2 लिखा है। इस तरीके की टेबल आपको शो होगी। ओके, जब आप ये कोड को रन करोगे। टेबल के अंदर हमने पहली रो के लिए टीआर टैग लगाया, ये क्लोज किया। उस टेबल के अंदर डेटा क्रिएट करना है तो टीडी टैग में L डेटा क्रिएट हुआ। दूसरी रो टीआर टैग में लिखी अगेन, और फिर टीडी टैग में हमने ये डेटा यहाँ पे मेंशन किया, सेल का डेटा 2। टेबल टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML टैग क्लोज कर दिया। यही सीक्वेंस होता है टेबल को क्रिएट करने का।
ओके नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डी में 24 वाला क्वेश्चन अगेन इन और राइट द एचटीएमएल कोड टू डिजाइन द अबव शोन वेब पेज कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन एज गिवन बिलो। अगेन आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आपको एचटीएमएल कोड लिखना है एक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज शुड बी येलो। बैकग्राउंड कलर होगा जो होगा पेज का बीजी कलर वाले एट्रीब्यूट से क्या सेट कर देना है आपको, येलो। कौन सा टैग का, बॉडी टैग का, बॉडी टैग में मेंशन करना है आपको, ठीक है। पहला स्पेसिफिकेशन तो ये हो गया। हेडिंग आर कंट्री इंडिया शुड बी फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। जो हेडिंग होगी वो फर्स्ट लेवल की होगी, तो फर्स्ट लेवल की हेडिंग मतलब सबसे हाईएस्ट जो H1 टैग में आपको मिलना है, ठीक है। H1 टैग में आपको लिखना है। द इमेज नेम्ड india.jpg शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर। जो इमेज है वो सेंटर में आनी चाहिए, तो img टैग का आप यूज करोगे। src में आप अपने फाइल का पाथ लिखोगे india.jpg सिंगल या डबल इन्वर्टेड में, ठीक है। आप सेंटर में शो होना चाहिए तो आप सेंटर टैग का भी यूज कर सकते हो या अलाइन भी सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट भी यूज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर द पैराग्राफ, पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई करना है तो पी टैग में आपको फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई करनी है। फॉन्ट साइज सेट करना है तो यहाँ पर आप वेट यूज कर लेना, फॉन्ट वेट यूज होता है, ठीक है, फॉन्ट साइज के लिए। फॉन्ट नेम सेट करना है तो यहाँ पे यूज करते हैं हम किसका, पैराग्राफ स्टाइल में, या फॉन्ट टैग का भी यूज कर सकते हो आप, फॉन्ट टैग का यूज कर लेना। तो फॉन्ट टैग में आप वेट, फेस फॉन्ट का कलर, ये सब सेट कर पाओगे इजीली, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। ये सभी स्पेसिफिकेशन हमने देख ली, उसके अकॉर्डिंग ये वेब पेज है, ये भी गिवन रहेगा। अब आपको कोड लिखना है। भाई ये इमेज हो गई आपकी india.jpg वाली, ठीक, और ये आपका H1 हेडिंग हो गई जो सेंटर में शो हो रही है, इमेज भी सेंटर में शो हो रही है। ये पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में यहाँ पे देखो, इस पैराग्राफ में क्या बताया हमने, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होने चाहिए, फॉन्ट का साइज 5, 15, 30 जो भी था, क्या था फॉन्ट का साइज 5 होना चाहिए। कलर रेड, तो रेड भी दिख रहा है हमें, फॉन्ट का कलर रेड है, ओके। अब कोड क्या बनेगा, तो ये बन गया आपका कोड HTML, बॉडी में बीजी कलर येलो, ये पहला स्पेसिफिकेशन। सेंटर टैग में आपने इमेज भी स्पेसिफाई कर दी, हेडिंग भी स्पेसिफाई कर दी, ये सेकंड थर्ड स्पेसिफिकेशन हो गया। ध्यान से देख लो, आ रहा है ना समझ में। सेंटर टैग क्लोज कर दिया। पैराग्राफ के अंदर हमारा फोर्थ स्पेसिफिकेशन क्या था, रेड कलर, साइज, फेस। देखो वेट नहीं, साइज यूज हो रहा है ना, समझ में आया। जो आपका वो होता है CSS, उसमें आप फॉन्ट वेट वगैरह यूज करते हो, तो कलर, साइज, फेस पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हो इसे, ठीक है। सो ये हो गए आपके 4 स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर आपने यदि एक चीज देखी हो तो वो कुछ ये है कि यहाँ पे 7th यूज हो रहा है, क्या देखो, सो क्लियर कर देते हैं। ये आपका 7th यूज हो रहा है, TH ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वाली बात आ गई, कहानी आ गई जो अभी हमने देखी। तो क्या देखा हमने यहाँ पर कि आप एक्सेस कर रहे हो सुपरस्क्रिप्ट टैग को, क्योंकि 7th में TH ऊपर आएगा, तो सुपरस्क्रिप्ट टैग को यूज कर लिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेकंड में भी सुपरस्क्रिप्ट टैग को यूज किया, फॉन्ट टैग क्लोज, पी टैग क्लोज कर दिया, फाइन। आगे बढ़ो, देखो इसके बाद लिस्ट क्रिएट हो रही थी, है ना, तो देखो लिस्ट भी आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये लिस्ट दिख रही है, एरिया, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और कौन सी लिस्ट है ये, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, दैट इज यूएल टैग। तो यूएल टैग की मदद से आपने यहाँ पर एक लिस्ट भी क्रिएट कर दी, ये यूएल टैग से पर्टिकुलर लिस्ट क्रिएट हो रही है, जो कि लिस्ट आइटम हम LI टैग में मेंशन करते हैं, ये अनऑर्डर्ड होती है लिस्ट UL, ठीक है। समझ में आ गया, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। अब ये जो स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पर कुल 4 ही स्पेसिफिकेशन दिया है, इस पर आपके 5-6 स्पेसिफिकेशन बनेंगी एग्जाम में, और कोई भी 4 करके आनी होगी। 5-6 स्पेसिफिकेशन में UL टैग हो सकता है, सुपरस्क्रिप्ट भी हो सकता है मेंशन, ओके। सो क्लियर हुआ ना कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन में 5 में से कोई भी 4 स्पेसिफिकेशन आपको अटेम्प्ट करनी है, चॉइस भी मिलेगी, क्वेश्चन में भी चॉइस मिलेगी और मिलेगा। नाउ सेक्शन नंबर E, दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो अगेन आपका 4 मार्क के अकॉर्डिंग होगा। 2 केस स्टडी यहाँ आपको मिलनी है, दोनों कंपल्सरीली अटेम्प्ट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 25, केस स्टडी फर्स्ट कुछ इस तरीके से, मिस्टर हामिद इज अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल इन HTML में उन्हें एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है, एक वेब पेज डिजाइन करना है। हेल्प हिम टू राइट द HTML कोड टू डिजाइन अ वेब पेज इज शोन बिलो। इस तरीके का एक वेब पेज, एक टेबल उन्हें क्रिएट करनी है, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर डेटा, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, क्लास एवरेज, ये हेडिंग्स हो गई। 1, 2 2 स्टूडेंट की डिटेल है, अमित, एंजल, 95 96 मार्क्स है, क्लास एवरेज जो ओवरऑल है वो 95.5 और नीचे टीचर का नाम है। Fine. So consider the specification as given below. Students can write the code for any 4 specification out of the given 5. मतलब कि यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 25 में 5 स्पेसिफिकेशन दी रहेगी, उनमें से 4 अटेम्प्ट करना है और कोड भी दिया रहेगा, और किस तरीके का क्वेश्चन है ये आपको देखना है, ओके। कैसे हेल्प करनी है कोड लिखने में। तो पहला स्पेसिफिकेशन, यूज CSS। भाई CSS का यूज करना है टू सेट द फॉलोइंग फॉर द एंटायर बॉडी। मतलब
CSS के को अप्लाई करना है आपको बॉडी टैग में। अब बॉडी मतलब पूरे वेब पेज में कुछ आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। टेक्स्ट कलर ऑफ एंटायर पेज इज टोमेटो, टोमेटो कलर का टेक्स्ट कलर होगा एंटायर पेज का, जो टेक्स्ट होगी पेज में जो टेक्स्ट लिखा होगा, पैराग्राफ हो या कोई फॉन्ट हो, वो आपका टोमेटो कलर का होगा। बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, लाइट ब्लू कलर का वेब पेज का बैकग्राउंड होगा, बीजी कलर। फॉन्ट कलर इज हेल्वेटिका, ठीक है, ये हो गया आपका हेल्वेटिका फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली समझते हो ना, आपका टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, वही सारे फॉन्ट में एक हेल्वेटिका फॉन्ट फैमिली होता है जो आपको सेट करना है। तो ये CSS हमें अप्लाई करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस CSS को इनलाइन अप्लाई करते हो या एक्सटर्नल अप्लाई करते हो, या स्टाइल टैग की मदद से या स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से। बॉडी टैग में भी आप अप्लाई कर सकते हो इसे, क्लियर। अब स्पेसिफिकेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी 1। टेबल बॉर्डर को जब आप यूज करोगे तो बॉर्डर एट्रीब्यूट 1 होना चाहिए। टेबल हेडर टैग शुड बी यूज्ड वेरेवर रिक्वायर्ड, टेबल हेडर टैग आपको यूज कर लेना है H1 to H6 जहां आपको जरूरत लगे। यदि हेडिंग है टेबल में तो हेडर टैग यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन नंबर 3, द टेबल शुड बी एक्जैक्टली कंटेन 4 रोज 4 कॉलम, टेबल में 4 रो है 4 कॉलम है जो हमने अभी देखे। द डेटा इन ईच सेल शुड बी शोन इन द अबव टेबल, 4 रो 4 कॉलम किस तरीके से शो हो रहे हैं ये हमने देख लिया, फाइन। स्पेसिफिकेशन 4, एट्रीब्यूट रो स्पैन एंड एट्रीब्यूट कॉल स्पैन, दोनों स्पेसिफिकेशन पढ़ रही हूं मैं, शुड बी यूज्ड वेरेवर रिक्वायर्ड। ऑब्वियस यहां हम देख रहे हैं इस टेबल में कि रो भी मर्ज हुई है और कॉलम भी मर्ज हुए हैं। यहां पे देखो ये 1 2 3 रो, यहां पे 3 रोज मर्ज हुई हैं तो रो स्पैन यूज होगा 3 टाइम के लिए, और 1 2 3 3 कॉलम भी मर्ज हुए हैं तो कॉल स्पैन यूज होगा इज इक्वल्स टू 3 एंड रो स्पैन इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये भी हमने देखा है, तो इसको भी आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्रिएट विद दिस टेबल, ओके। अब इसका कोड भी देख लेते हैं, तो कोड भी यहाँ मेंशन है भाई। कोड क्या मेंशन है, देखो ध्यान से, कोड में यहाँ मेंशन किया गया है HTML हेड, स्टाइल और बॉडी। स्टाइल टैग में आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉडी सिलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस में आपको यहां बताना है जो हमने अभी फर्स्ट स्पेसिफिकेशन में देखा कि बॉडी सिलेक्टर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको यहां सेट करनी है। तो पहली स्पेसिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या लिखा था कि टेक्स्ट कलर ऑफ एंटायर पेज इज टोमेटो, तो कलर आपको सेट कर देना है टोमेटो। बैकग्राउंड कलर आपको सेट कर देना है लाइट ब्लू, और फॉन्ट फैमिली में हेल्वेटिका सेट कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहां पर कोड लिखना है, पहला स्पेसिफिकेशन। दूसरा देखो, बॉडी टैग में फिर आ गए हम टेबल टैग का यूज कर रहे हैं। टेबल टैग में आपको बॉर्डर सेट करनी है अकॉर्डिंग टू सेकंड स्पेसिफिकेशन, कि बॉर्डर आपको सेट करनी है एट्रीब्यूट की 1, तो यहां पे आपको यूज कर लेना है बॉर्डर एट्रीब्यूट का, बॉर्डर एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सेकंड स्पेसिफिकेशन में हो गया। टेबल की हेडिंग थी रोल नंबर, नेम, मार्क्स, क्लास एवरेज, तो ये हेडिंग बन गई टेबल की, और टेबल की हेडिंग में कोई भी रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज नहीं हुआ था। इसके बाद वाली रो में 3 रो मर्ज की गई थी चौथी सेल में, 4th नंबर की सेल में ना, तो यहाँ पे देखो पहली सेल में 1 आ गया, दूसरे में अमित, थर्ड में 95, लेकिन जो क्लास एवरेज वाली सेल थी वो मर्ज थी, तो यहाँ पे रो स्पैन यूज होगा या कॉल स्पैन वो आपको बताना है। तो रो स्पैन यूज होगा, 95.5 क्लास एवरेज यहाँ पे आ जाएगा, सो रो स्पैन थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट रो क्रिएट हुई थी सेकंड एंजल नाम की 96, और उसके बाद में लास्ट में आपको कॉलम मर्ज होके शो हो रहे थे जहां पे टीचर मिस्टर हामिद लिखा हुआ था, तो यहाँ पे कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3 यूज हो जाएगा। और लास्ट जो स्पेसिफिकेशन है ये आपको बतानी है कि इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा एंड होने का, तो पहले टेबल क्लोज होगी, फिर बॉडी टैग क्लोज होगा, फिर HTML क्लोज होगा, ओके। सो यही सारे स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ दी हुई है, इनमें से आपको कोई भी 4 फिलअप ही करके आना है। सो स्पेसिफिकेशन 1 बॉडी टैग में आप यूज करोगे प्रॉपर्टी कलर, कलर का नाम टोमेटो। बैकग्राउंड कलर यूज करोगे प्रॉपर्टी लाइट ब्लू, कलर सेट कर दोगे। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज करोगे और हेल्वेटिका सेट कर दोगे, ठीक। दूसरा, टेबल टैग में बॉर्डर 1 सेट कर दोगे। थर्ड, रो स्पैन इक्वल्स टू 3, ये नहीं आएगा, ये तो आपका वैल्यू है, ठीक है, 95.5। रो स्पैन इक्वल्स टू 3 सेट कर देना। कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3 सेट कर देना। स्टेटमेंट 4 में जो करेक्ट सीक्वेंस होगा टेबल बॉडी HTML, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कि कोड के बीच बीच में भी आपको इस तरीके के स्पेसिफिकेशंस देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये रॉन्ग है, फाइन, क्लियर। अब देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट केस स्टडी क्या दी हुई है, केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 आपकी बेस्ड है साइबर एथिक्स वाले चैप्टर पे। केस स्टडी 1 HTML पर बेस्ड है। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड कैसे भी बन सकते हैं।
Nowadays we spend more time in the cyber world. Obvious, हम आजकल साइबर वर्ल्ड में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन आप हर तरीके के काम करते हो, लाइक ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, गेम्स, मूवीज़ वगैरह देखते हो, ऑनलाइन बिजनेस हम करते हैं, ठीक है। आजकल जो वर्क है वो भी हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया था, अभी प्रीवियस डेज में हमने देखा, तो वर्क फ्रॉम होम में भी आप सारा काम अपना जो भी है आपका ऑफिशियल वर्क वो भी आप घर से कर रहे हो, राइट। So nowadays we spend more time in cyber world. Anyone who use digital technology along with the internet is a digital citizen or netizen. अब जो भी पर्सन इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है अपने काम के लिए, उस पर वेस्ट सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है, उसे हम नेटिजन या डिजिटल सिटीजन कहते हैं। Being a good netizen means practicing safe, ethical and legal use of digital technology. एक good netizen होने के तहत हमें सेफली इंटरनेट को एक्सेस करना है, एथिकल यूज करना है और लीगल वेबसाइट्स को ही एक्सेस करना है। A responsible netizen must abide by net etiquettes, communication etiquettes and social media etiquettes. एक responsible netizen की यही जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉपर नेट एटिकेट्स को, कम्युनिकेशन एटिकेट्स को, सोशल मीडिया एटिकेट्स को फॉलो करे, ओके, उनका पालन करे। ये हमने देख लिया, पैराग्राफ से समझ में आया। We follow certain etiquettes during our social interactions. Similarly, we need to exhibit proper manners and etiquettes while being online. One should be ethical, respectful and responsible while surfing the internet. We should not use copyrighted materials without the permission of creator or owner. In a group of public forum, we should respect the diversity of the people in terms of knowledge, experience, culture and other aspects. So ये पैराग्राफ को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि ये पैराग्राफ आपका बेस्ड इन नेट एटिकेट्स पर, साइबर एथिक्स वाले चैप्टर पर, कि ऑनलाइन आपको किस तरीके से बिहेव करना है वो आपको ये पैराग्राफ बता रहा है, ठीक है। किसी को भी आपको बुलेट नहीं करना है, मतलब साइबर बुलिंग जैसा कोई क्राइम आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर एथिकल रिस्पेक्टफुल बिहेव करना है। जब आप इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, सर्व करते हो इंटरनेट पर, किसी की परमिशन के बिना, किसी के भी क्रिएटर का जो वर्क है उससे अपना नाम बताकर एक्सेस नहीं करना है, उसकी परमिशन के साथ आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी है, लाइक सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी हो गए, ठीक है। सो ये हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन, पहला, आइडेंटिफाई द नेट एटिकेट विच एवरी नेटिजन शुड फॉलो। हर नेटिजन को जो नेट एटिकेट फॉलो करने चाहिए उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। वन शुड बी रेस्पॉन्सिबल, वन शुड बी एथिकल, वन शुड बी रिस्पेक्टफुल, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। हमें इंटरनेट का जब यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन जब हम रह रहे हैं, तो हमें जिन एटिकेट को फॉलो करना है उसमें सबसे पहला एटिकेट कि हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है, एथिकल रहना है और रिस्पेक्टफुल रहना है। यही हमने पैराग्राफ में देखा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एमसीक्यू दे, आपसे बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि विच नेट एटिकेट या व्हाट टाइप ऑफ नेट एटिकेट, तो आपको ये लिखकर आने हैं पैराग्राफ में से पढ़ के आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। बीइंग एथिकल इन साइबर वर्ल्ड मीन्स, साइबर वर्ल्ड में आप एथिकल हो इसका मतलब क्या है? वी शुड शेयर इन्फॉर्मेशन इन साइबर वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड में आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो। वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ क्रिएटर ऑफ और ऑनर, ऑनर और क्रिएटर की परमिशन के बिना आपको किसका कॉपीराइटेड मटेरियल यूज नहीं करना है। वी शुड फर्दर फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन विदाउट चेकिंग इट्स रिलायबिलिटी एट आवर ओन एंड, या ऑल ऑफ द अबव। सो साइबर वर्ल्ड में आप एथिकल हो इसका मतलब होगा आपका कि आपको क्रिएटर और ऑनर से पूछे बिना किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज नहीं करना चाहिए, अपना नाम बताकर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, जिससे प्लेजरिज्म कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, यही हमने पढ़ा। बीइंग रिस्पेक्टफुल इन द साइबर वर्ल्ड मीन्स, साइबर वर्ल्ड मीन्स में इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बीइंग रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या हुआ? We should respect different option of others. We should use respectful language. We should respect others' privacy. All of the above. Obvious, यहाँ पे आपको ध्यान देना है दूसरों की प्राइवेसी पर, अच्छे रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज करना है, उनके जो भी अदर पर्सन है उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना है, रॉन्ग कमेंट, निगेटिव कमेंट जैसा काम नहीं करना है, किसी को हर्ट हो ऐसी बात नहीं करना है। सो रिस्पेक्टफुल का मतलब ये सभी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, a netizen will be considered very irresponsible in nature if he or she, एक नेटिजन irresponsible कंसीडर किया जाता है, होता है जब वो क्या होता है? feed the troll, avoid cyberbullying, checks the details before befriending on social media, all of the above। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका feed the troll। ओके, इन दैट केस हम बोलेंगे कि वो नेटिजन क्या है? एक irresponsible पर्सन है, ठीक है, क्योंकि बहुत से साइबर क्राइम्स हम देखते हैं जो आजकल हो रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ, विच इज लास्ट क्वेश्चन,
अब यहाँ पर भी इस केस स्टडी पर बेस्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं, 5 में से कोई 4 ही करके आने हैं आपको, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है। चॉइस यहाँ भी है। पर्सन हु स्पेंड्स मोर टाइम इन साइबर वर्ल्ड मे बी टर्म्ड एज, वो पर्सन जो ज्यादा टाइम साइबर वर्ल्ड में स्पेंड करता है उसे क्या कहते हैं? नेटिजन, सी सिटीजन, डी सिटीजन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन जब पढ़ा था पैराग्राफ, तो वहीं हमने देखा था डिजिटल सिटीजन, जिसको हम नेटिजन कहते हैं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो पैराग्राफ ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर अपने आप बनेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ऑप्शंस आपको दो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे पूछेंगे और आपको आंसर लिखकर आने पड़ेंगे, राइट। तो समझ में आ गए कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। सेक्शन ई से किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, जो सेक्शन ई इस बार ऐड हुआ है। सो होप आपको पूरा सैंपल पेपर अच्छे से समझ में आया, क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिकल्स अच्छे से देखे हैं, तो इस सैंपल पेपर के काफी क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे। इसी तरीके के और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हो, 50 में से 50 मार्क्स लेकर आना चाहते हो, अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करना चाहते हो, तो हम डिस्कस करेंगे मोर सैंपल पेपर्स को आने वाली वीडियोस में, ताकि आप 100% मार्क्स को स्कोर कर सको। वीडियो अच्छी लगी है तो YouTube पे पूरी वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है, जहां से आप सारे वीडियो लेक्चर्स को, कंप्यूटर एप्लीकेशन के सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक, MCQs, वन शॉट, सभी चीज को एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना सिर्फ YouTube बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट से भी और मोबाइल ऐप के थ्रू भी। मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि CUET, IIT, NTSC, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, बैंकिंग, JEP, कैप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन। मतलब यहाँ आपको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, राइट। साथ ही आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर को एक्सेस कर सकते हो। सैंपल पेपर, MCQs की बुकलेट एक्सेस करना चाहते हो तो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है अब तो मैग्नेट ब्रेन्स। सो बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट सैंपल पेपर में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।